हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 21 चैप्टर 211 इस्पेक्ट मान का रुद्राक्षी पर शक। रुद्राक्ष की पजेसिवनेस। रुद्राक्षी ने अभी तक वहां मौजूद किसी को भी नहीं बताया था कि उसने आखिर शुक्ला के साथ किया क्या। तभी क्लब के हॉल में ही लगी एलईडी के स्क्रीन पर शुक्ला और रॉकी की न्यूज दिखाने लगी, जिसमें शुक्ला और रॉकी को किसी ने चेयर से बांध रखा था। न्यूज में ये दिखाया जा रहा था शुक्ला, जो एक जाना माना बिजनेसमैन है, वह लड़कियों की तस्करी करता है, जिसे आज ऐसी हालत में मुंबई से दूर एक झोपड़ी में पाया गया है। उसके साथ ही उसका छोटा भाई भी था। न्यूज में उन दोनों की वीडियो भी दिखाई जा रही थी, जिसमें वह दोनों बेजान से चेयर पर बैठे थे। अभी तक कोई किसी के खिलाफ सबूत भी नहीं मिला है कि आखिर किसने शुक्ला के साथ यह सब किया। वह न्यूज देखकर जहां जिज्ञासा और वीर के चेहरे पर हैरानी थी, उन दोनों ने ही हैरानी में उस न्यूज की तरफ देखा, फिर आयशा और रुद्राक्षी की तरफ देखा जो वहां पर बिल्कुल चिल होकर खड़ी थी। रुद्राक्ष ने जब उस न्यूज को देखा, वह समझ गई आखिर रुद्राक्षी और आयशा आज यहां आई क्यों थी। न्यूज में रिपोर्टर बोल रही थी, आखिर किसने की शुक्ला और उसके भाई की ऐसी हालत। सूत्रों और पुलिस से हमें पता चला है शुक्ला पिछले कई सालों से लड़कियों की तरह तस्करी कर रहा था। वह आज रात भी लड़कियों को इंडिया से बाहर बेचने के लिए भेजने वाला था। उससे पहले ही पुलिस ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। पर अजीब यह है, पुलिस से पहले ही किसी ने शुक्ला को किडनैप कर लिया था। अभी तक ये पता नहीं पाया है इसके पीछे कौन है। पुलिस अभी तक अपनी तहकीकात कर रही है। क्या तुमने ये सब किया? वीर ने हैरानी में रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्षी ने मासूमियत से वीर की तरफ देखकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं मासूम सी बच्ची हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं। वीर को रुद्राक्षी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं जिज्ञासा भी हैरानी में रुद्राक्षी को देख रही थी। क्या सच में ये लड़की इतनी ज्यादा डेंजरस थी? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। रुद्राक्ष की यह बात सुनकर रुद्राक्षी से होठों पर मुस्कान आ गई। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के चेहरे को ही देखे जा रही थी, जो उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा था। ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, अभी तक तो मुझे चोट नहीं लगी है, पर अगर आप ऐसे ही बातें करते रहे तो जरूर मेरा दिल घायल हो जाएगा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने मन में कहा, ड्रामा क्वीन। वही वीर भी खड़ा रुद्राक्षी के इस ड्रामा को देख रहा था। रुद्राक्षी की हर अदा वीर को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। रुद्राक्षी कोई छुई मुई सी लड़की नहीं थी जिसे बार बार प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को आना पड़े। रुद्राक्षी खुद इतनी काबिल थी कि किसी से भी लड़ सके, और आज जो रुद्राक्षी ने किया था वह करना सच में इतना इजी नहीं था। अवनी के पास कितना दिमाग था इसका तो वीर को भी अंदाजा लग ही चुका था। जिज्ञासा ने देखा, वीर और रुद्राक्ष दोनों ही हसरत भरी निगाहों से रुद्राक्षी की तरफ देख रही है, जिसे देखकर जिज्ञासा ने रुद्राक्ष से कहा, रुद्राक्ष। जिज्ञासा की आवाज सुनकर रुद्राक्ष का ध्यान जिज्ञासा पर गया। जिज्ञासा ने अपने होठों पर छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, अब तो सब कुछ सॉल्व हो गया है ना, तो फिर चलो हम साथ में डिनर करते हैं। जिज्ञासा की इस बात का जवाब रुद्राक्ष कुछ भी देता है इससे पहले ही रुद्राक्षी ने आगे जाकर रुद्राक्ष के हाथ को पकड़ जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, मिस जिज्ञासा भारद्वाज, मेरे पति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं, पर आज हम दोनों आपके साथ डिनर नहीं कर पाएंगे। वह क्या है ना, आज का दिन बहुत अच्छा था और मैं बहुत खुश भी हूं, तो हम दोनों साथ में डिनर करने वाले हैं। रुद्राक्षी की यह बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखा। रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए ये सब कह रही थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह जिज्ञासा को परेशान करना चाहती है, पर उसके इरादों के बारे में वहां मौजूद हर कोई जानता था। आयशा ने जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, तुम्हें नहीं लगता मिस भारद्वाज, तुम्हें बार बार ऐसे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। अगर तुम किसी और की जिंदगी में हड्डी बनोगी तो कोई तुम्हारे ही गले की हड्डी ना बन जाए। जिज्ञासा को सबसे ज्यादा गुस्सा तो रुद्राक्षी और आयशा की इस दोस्ती को देखकर आ रहा था। अगर वह रुद्राक्षी को कुछ भी कहती तो आयशा भी उसे रुद्राक्षी के साथ पलटकर जवाब देती। वही वीर जो आयशा और रुद्राक्षी की बातें सुन रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी कहो जिज्ञासा, ये दोनों तुम्हें जवाब बहुत अच्छे देती हैं।
अगर तुम्हें इन दोनों के जवाब इतने ही पसंद हैं तो इन दोनों को अपने साथ रख लो, जिज्ञासा ने गुस्से में कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर आयशा ने मुंह बनाकर कहा, मुझे किसी और के पैसों पर ऐश करने की जरूरत नहीं है, और जहां तक बात रही रुद्राक्षी की तो वह रुद्राक्ष वंसल की बीवी है, वह क्यों किसी और के पास जाएगी। तो मुझे लगता है जिज्ञासा तुम अभी तक सिंगल हो तो तुम ही वीर के साथ जाओ, हो सकता है तुम दोनों की वाइब मैच कर जाए। नहीं, मुझे जिज्ञासा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर जिज्ञासा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में वीर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सो शेट अप। जिज्ञासा की बात सुनकर वीर ने अपने कंधे उचका दिए। वह अच्छे से समझ रहा था जिज्ञासा इस वक्त कितने गुस्से में है। वही जिज्ञासा की यह हालत देखकर रुद्राक्षी और आयशा को बहुत हंसी आ रही थी। तभी रुद्राक्षी का फोन रिंग करने लगा। रुद्राक्षी ने देखा तो अक्षय का कॉल था। अवनी ने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से रुद्राक्षी की आवाज आई, हेलो रुद्राक्षी, तुमने मुझे ऐसे अचानक से वहां से जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आज की रात तुम जेल में बिताओ। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय कंफ्यूज हो गया। उसने कंफ्यूजन में ही कॉल पर कहा, मतलब? रुद्राक्षी को अच्छे से पता था अक्षय अभी तक इतना भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि उसकी बातों का मतलब इतनी आसानी से समझ जाए, पर इस वक्त रुद्राक्षी अक्षय को सब कुछ समझता नहीं चाहती थी। इसीलिए रुद्राक्षी ने कहा, तुम न्यूज़ देख लो, तुम्हें सब कुछ अपने आप ही समझ आ जाएगा, पर वापस से मुझे कॉल मत करना, मैं बिजी हूँ। ये कहकर रुद्राक्षी ने कॉल कट कर दिया। वही अक्षय सिर्फ मुंह बनाकर रह गया। उसके लिए ये कुछ नया नहीं था। अक्षय ने अपने फोन में न्यूज़ देखी, जिसे देखकर वह अच्छे से समझ गया आखिर रुद्राक्षी ने उसे अचानक से वहां से जाने के लिए क्यों कहा। अब तो अक्षय शुक्र मना रहा था कि अच्छा हुआ वह वहां पर नहीं था, क्योंकि इंस्पेक्टर मान की जगह कोई और इंस्पेक्टर वहां आया था, और अगर वह अक्षय को उस लोकेशन पर देख लेता तो वह जरूर अक्षय को ही मुजरिम समझ जेल में डाल देता। प्यारे पतिदेव, अब हमें घर चलना चाहिए, रुद्राक्षी ने अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देकर अपनी गर्दन हामे हिलाई। जिज्ञासा मानघट को रोकने के लिए कुछ भी कहती उससे पहले उन सभी लोगों ने देखा उस क्लब के दरवाजे से पुलिस आ रही है। पुलिस ने वहां मौजूद हर किसी को बाहर जाने का ऑर्डर दिया। पुलिस के अंदर आते ही रुद्राक्ष के सारे बॉडीगार्ड्स भी अंदर आ गए। उन्होंने पूरे क्लब को चारों तरफ से घेर लिया था। वंसल फैमिली के बॉडीगार्ड्स को इंस्पेक्टर अच्छे से जानते थे। उन बॉडीगार्ड से इंस्पेक्टर के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की और पुलिस अपना काम करने लगी। तभी इंस्पेक्टर मान जो वहां पुलिस के साथ आए थे, उनका ध्यान जैसे ही रुद्राक्षी पर गया, उनके होठों पर मुस्कान आ गई। इंस्पेक्टर मान ने रुद्राक्षी के पास जाकर कहा, रुद्राक्षी, तुम तो पुलिस को चकमा देने में भी काफी अच्छी हो। इंस्पेक्टर मान की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मासूमियत से कहा, मैं पुलिस को चकमा कैसे दे सकती हूँ? इंस्पेक्टर मान, आपको तो अच्छे से पता है मैं एक लॉयर हूँ और मैं तो खुद पुलिस की मदद करती हूँ। रुद्राक्षी की बात सुनकर इंस्पेक्टर मान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, मुझे बस एक सवाल पूछना था। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हामे हिलाई। इंस्पेक्टर मान ने रुद्राक्षी के थोड़ा करीब जाकर उसके कान के पास धीरे से कहा, आखिर उन लड़कियों को बचाने में तुम्हारी मदद किसने की? ये सुनकर रुद्राक्षी की आंखों में चमक और होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे फिर इंस्पेक्टर मान से कहा, वह तो एक सीक्रेट है। रुद्राक्षी ने यह इतने धीरे कहा था कि वहां मौजूद किसी को भी उसकी बात सुनाई ना दे। इंस्पेक्टर मान जब उस फैक्ट्री में पहुंचे थे तब तक वहां मौजूद सारे शुक्ला के आदमियों को किसी ने मार गिराया था। उनकी हालत बहुत खराब थी और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वहां मौजूद लड़कियों को भी नहीं पता था आखिर किसने उन सभी आदमियों को मारा था। वही रुद्राक्ष जो वहीं खड़ा था, इंस्पेक्टर मान को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब इंस्पेक्टर मान अवनी के करीब आया, ये देख उसकी आंखें छोटी हो गई। वीर ने ये देख रुद्राक्ष से कहा, तुम्हें अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। आखिर रुद्राक्षी इतनी खूबसूरत है, ऊपर से इंटेलिजेंट भी, कोई भी लड़का उससे प्यार कर बैठे। वीर की बात सुनकर रुद्राक्ष ने घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। रुद्राक्षी की बात सुनकर इंस्पेक्टर मानन अच्छे से समझ गए रुद्राक्षी उसे कुछ भी नहीं बताने वाली है। तभी उनकी नज़र रुद्राक्ष वीर जिज्ञासा पर पड़ी। रुद्राक्ष को तो पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती थी। आखिर वह इतना बड़ा आदमी जो था, वीर रनावत, जिज्ञासा भारद्वाज, उन सभी लोगों का चेहरा सबने देखा था, इसीलिए हर कोई उनके बारे में अच्छे से जानता था। इंस्पेक्टर मानन को हैरानी हुई जब उसने रुद्राक्षी को रुद्राक्ष के साथ देखा।
इंस्पेक्टर मान की आंखों में हैरानी सब देखी जा सकती थी, पर वह इस वक्त रुद्राक्षी से कुछ पूछ नहीं सकते थे। रुद्राक्षी ने भी इंस्पेक्टर मान की आंखों में वह सवाल देख लिया था, पर वह इस वक्त किसी को रुद्राक्ष के बारे में बताना नहीं चाहती थी। रुद्राक्षी ने सोच लिया था अगर कभी इंस्पेक्टर मान ने उससे कोई सवाल किया तो वह कोई बहाना बना देगी। इतने बड़े आदमियों के बीच इंस्पेक्टर मान को बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए वह वहां से अपनी तहकीकात करने के लिए चले गए। रुद्राक्षी, क्या ये तुम्हारा दोस्त था? वीर ने जाते हुए मान की तरफ देखकर रुद्राक्षी से पूछा। वीर का सवाल सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, हाँ दोस्त सकते हैं, मैंने बहुत बार इंस्पेक्टर मान के साथ काम किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, वीर ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष अच्छे से वीर की उस मुस्कान का मतलब समझ रहा था। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा और फिर उसकी तरफ देखकर कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर रुद्राक्ष रुद्राक्षी को वहां से लेकर जाने लगा। रुद्राक्षी हैरान थी, आखिर अचानक से रुद्राक्ष को हुआ क्या है। चैप्टर 212 आयशा का व्योम पर क्रश। मुझे आयशा को बाय तो बोलने दो, रुद्राक्षी ने कहा। प्रामाणिक ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर कहा, कॉल पर बोल देना। ये कहते हुए रुद्राक्ष रुद्राक्षी को लेकर क्लब से चला गया। आयशा ने रुद्राक्ष और रुद्राक्षी के जाने के बाद वीर और जिज्ञासा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथों को वेब पर कहा, मेरा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है, मैं भी चलती हूँ, बाय बाय। ये कहते हुए आयशा भी वहां से जा चुकी थी। सबके जाने के बाद वीर ने अपनी पॉकेट की जेब में हाथ डालकर जिज्ञासा की तरफ देखकर एक सार्कास्टिक स्माइल करते हुए कहा, क्या अब तुम रुद्राक्ष के दिए धोखे के कारण यहाँ क्लब में बैठकर शराब पीने वाली हो? वीर की बात सुनकर जिज्ञासा ने अपनी लाल आंखों से वीर की तरफ देखा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह इस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी। जिज्ञासा गुस्से में उस क्लब से बाहर निकल गई। जिज्ञासा को ऐसे गुस्से में जाता देखकर वीर को हंसी आने लगी, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अपनी कार में बैठाया और फिर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा। रुद्राक्षी ने गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आयशा को बाय तक नहीं बोला। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे बाय ना बोलने पर आयशा तुमसे दोस्ती तोड़ देगी, तो यह ओवर रिएक्शन देना बंद करो। और अगर नहीं किया तो रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। ये सुनकर रुद्राक्ष ने एक झटके में रुद्राक्षी को कमर से पकड़ खुद के करीब कर कहा, अगर तुमने फिर से ऐसे किसी आदमी के करीब जाने की कोशिश भी की आईश्वर, वह आदमी फिर कभी तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आ पाएगा। रुद्राक्ष को बार बार मान का अवनी के करीब जाना याद आ रहा था। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं पाई कि आखिर रुद्राक्ष बात किसकी कर रहा है, पर जैसे ही रुद्राक्षी को ध्यान आया वह भी इंस्पेक्टर मान उसके पास आया था। रुद्राक्षी की आंखों में शरारत दिखने लगी। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के गाल पर अपने हाथ रखकर कहा, क्या इतनी जल्दी मेरा जलवा आपके ऊपर चल गया? नॉट बैड, मैंने सोचा नहीं था रुद्राक्ष वंसल इतनी जल्दी पिघल जाएगा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष रुद्राक्षी से दूर हुआ। उसने अपने कोर्ट को सही करते हुए कहा, अपनी गलतफहमी को तुम जितनी जल्दी दूर कर दो उतना अच्छा है। मैंने ये सिर्फ इसीलिए बोला क्योंकि तुम्हारे साथ अब मेरे खानदान का नाम जुड़ा है और मैं अपने खानदान के नाम पर कुछ भी गलत नहीं लगने देना चाहता। रुद्राक्ष की बात सुनकर अवनी हंसने लगी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखा जो हंसते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष से कहा, आपको पता है आप ऐसे बहाना बनाते हुए कितनी क्यूट लगते हैं, मन तो करता है आपकी चटनी बनाकर खा जाऊं। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अजीब नजरों से देखते हुए कहा, मुझे पहले ही तुम्हारी इरादों को समझ जाना चाहिए था, तुम कहीं से भी एक डिसेंट लड़की नहीं लगती हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था मेरे से आप कोई संस्कारी नारी वाले गुण एक्सेप्ट मत करना। मैं रुद्राक्षी हूँ, सबसे अलग, सबसे हटके। वह तो दिख रहा है। रुद्राक्ष ने धीरे से बड़बड़ाया। रुद्राक्षी को मारने की बात सुनाई नहीं दी। उसने कहा, क्या आपने कुछ कहा? रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन ना में हिला दी और फिर रुद्राक्षी से कहा, अब तुम थोड़ी देर शांत रहो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये कहकर रुद्राक्ष ने अपना सिर सीट से टिका लिया। रुद्राक्षी ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने ही सिर दर्द दिया है। हाँ, तुमने ही दिया है, रुद्राक्ष ने कहा। कि बात सुनकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर अपनी जीभ निकाली।
बहुत बुरी लग रही हो, अपना चेहरा सही कर लो। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, जिसे देखकर रुद्राक्षी ने अपने मन में सोचा, लगता है इनके अंदर कोई आत्मा भी है जो आंखें बंद होने पर भी देख सकती है। वही रुद्राक्ष के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। रुद्राक्षी के साथ ऐसी बहस करना रुद्राक्ष को बहुत पसंद था। ये कब रुद्राक्ष की आदत बन गई, रुद्राक्ष को पता ही नहीं चला। रुद्राक्षी से बहस करने से रुद्राक्ष की सर में दर्द नहीं बल्कि उसके दिल में खुशी होती है। पर ऐसा क्यों, ये तो रुद्राक्ष भी अभी तक नहीं जानता। उसके सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। अगली सुबह रंधावा मैंशन मक व्योम गार्डन में जॉगिंग करके घर के अंदर जा रहा था कि तभी वह एक लड़की उससे टकरा गई जो ठीक उसके सामने से आ रही थी। टकराने की वजह से वह लड़की और व्योम दोनों साथ में ही सीढ़ियों से गिर गए। आयशा जो व्योम के साथ सीढ़ियों से नीचे गिरी थी, उसके मुंह से एक आह निकल गई। वह आवाज सुनकर व्योम ने जब खड़े होकर अपने साइड में देखा तो वहां आयशा जमीन पर गिरी हुई थी। आयशा के सर पर चोट लगी थी जिससे हल्का खून बह रहा था। आयशा को वहां पर देखकर व्योम एक पल के लिए हैरान रह गया। आयशा ने भी अपनी नजरें ऊपर कर व्योम की तरफ देखा। व्योम को देखते हुए आयशा ने गुस्से में कहा, ऐसे देखा क्या रहे हैं आप, मेरी मदद करिए। तब जाकर व्योम को होश आया। उसने आयशा के पास जाकर उसे खड़े होने में मदद की, पर आयशा खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसके पैरों में मोच आ गई थी, उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर व्योम ने एक झटके में आयशा को अपनी गोद में उठा लिया। आयशा ने व्योम की तरफ देखा जो बिना उसकी तरफ देखे सीधे मैंशन के अंदर जा रहा था। ध्यान से चलना चाहिए था, चोट नहीं लगती, सामने की तरफ देखते हुए व्योम ने कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने धीरे से कहा, वह मैं थोड़ी सी एक्साइट थी। आयशा को भी अच्छे से पता था कि गलती उसकी ही थी। वही मेहर और पल्लवी से मिलने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वह भागते हुए मैंशन की तरफ आ रही थी, जिससे उसका ध्यान व्योम पर नहीं गया, इसीलिए वह व्योम से टकरा गई। एक्साइटमेंट में खुद को चोट कौन पहुंच जाता है, वह ने कहा। आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कहा ना मेरी गलती है, फिर अब आप क्यों ताने दे रहे हैं। व्योम ने इस बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने अंदर जाकर आयशा को सोफे पर बैठा दिया जहां पहले से ही मेहर जी बैठी थी। उनका ध्यान जैसे ही आयशा और रूम पर गया वह भी हैरान रह गई। उन्होंने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, आयशा ऐसे गोद में क्यों उठाकर लेकर आ रहा है। वह आंटी अभी दरवाजे के पास मैं इन टकरा गई थी, जिसे मैं सीढ़ियों से गिर गई, जिससे मेरे पैरों में मोच आ गई। आयशा ने प्यार से कहा। आयशा की बात सुनकर मेहर ने परेशानी में कहा, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। व्योम तुम डॉक्टर को कॉल करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मुझे पता है ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं खुद इसका ट्रीटमेंट कर लूंगी। आयशा ने कहा। पर बेटा तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था ना, मेहर ने आयशा के पास बैठते हुए कहा। आयशा कुछ कहती उससे पहले ही व्योम ने कहा, ये कुछ ज्यादा ही एक्साइट थी, शायद इन्हें आज पद्मभूषण मिलने वाला था। ये कहते हुए वह भी वहीं सोफे पर बैठ गया। एक सर्वेंट ने आकर उसके हाथ में प्रोटीन शेक दिया। आयशा ने व्योम को घूरते हुए मेहर जी से कहा, वह आंटी इतने सालों बाद आपसे मिलने आ रही थी ना, तो मुझसे इंतजार नहीं हुआ, उसी चक्कर में ये सब हो गया। आयशा की बात सुनकर मेहर जी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए बेटा, तुम्हें अच्छे से पता है इस वक्त तुम्हारी फैमिली यहाँ पर नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी मॉम मुझे ये बोले कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मॉम को अच्छे से पता है आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा की बात सुनकर मेहर जी मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, मैं पल्लवी को बुलाकर लाती हूँ। ये कहते हुए मेहर जी वहां से चली गई। उसके बाद आयशा ने वहीं बैठे व्योम की तरफ देखकर पूछा, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। व्योम ने आयशा की तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, यह सवाल मेरा होना चाहिए, आखिर आप मेरे घर पर क्या कर रही हो। व्योम की बात सुनकर आयशा ने कंफ्यूजन में कहा, आपका घर मतलब यह मेरा घर है और मैं यही रहता हूँ, व्योम ने कहा। आयशा ने फिर व्योम से पूछा, तो क्या आप ही मेहर आंटी की बेटे हैं। व्योम ने अपनी गर्दन हमें महिला दी। तब जाकर आयशा को याद आया, जिस लड़के को वह हमेशा ही बचपन में दूर से देखा करती थी वह कोई और नहीं व्योम ही था। आयशा व्योम की तरफ देखने लगी। व्योम की तरफ देखते हुए आयशा ने अपने मन में कहा, मैंने सोचा नहीं था मेरे बचपन का क्रश मुझे इस तरह मिलेगा। आयशा को तो खुद नहीं पता था व्योम ही वह लड़का है जिस पर बचपन में आयशा का क्रश था। आयशा ने कभी उस लड़के से बात नहीं की थी, पर हमेशा वह उसे दूर से देखा करती थी।
जब आयशा को पता चला व्योम वही लड़का है जिस पर हमेशा से आयशा को क्रश था, उसके होठों पर एक दीवानगी भरी मुस्कान आ गई। वही व्योम आयशा को अजीब भरी नजरों से देख रहा था। आखिर आयशा ऐसे अचानक से मुस्कुराने क्यों लगी थी? हाय, मैंने सोचा नहीं था बड़े होकर यह इतना ज्यादा हैंडसम हो जाएगा। काश हमारी शादी हो जाए। अगर घर वाले हमारी शादी बिना पूछे करवा दे तो कितना अच्छा होगा ना। आयशा अपने दिमाग में अपनी और व्योम उनकी शादी के सपने देखने लगी थी। उसने तो पता नहीं कहां तक की प्लानिंग कर ली थी कि बीच में ही उसके सपनों को तोड़ते हुए व्योम की आवाज आई, क्या कोई प्रॉब्लम है जो आप ऐसे हंस रही हो? व्योम की बात सुनकर आयशा ने अपने गालों पर हाथ रख व्योम की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मेरे दिल में हमेशा से ही प्रॉब्लम है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे हमेशा हंसते रहने के लिए कहा है। व्योम को आयशा की बातें अचानक से बहुत से अजीब लगने लगी थी। आखिर अचानक इस डॉक्टर को हुआ क्या था? तभी व्योम की नजर आयशा के सर पर लगी चोट पर पड़ी। उसने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है आपको सर पर चोट लगी है, इस वजह से ये सब हो रहा है। ये कहते हुए व्योम ने एक सर्वेंट को फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहा। आयशा तो अभी भी बेख्याली में व्योम को ही देखे जा रही थी। उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था व्योम आखिर कह रहा है। व्योम ने फर्स्ट एड बॉक्स आयशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो और अपना फर्स्ट एड कर लो। ये कहते हुए व्योम वहां से जाने लगा कि आयशा ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मैं अकेली नहीं कर सकती। आयशा की बात सुनकर व्योम उसकी तरफ देखा। ये सच था, आयशा के हाथों पर भी थोड़ी सी खरोटी थी पर वह इतनी ज्यादा गहरी नहीं थी। फिर भी व्योम ने अपनी गर्दन हामे हिलाई, फिर आयशा की मदद करने लगा। वह आयशा के सिर पर लगी चोट पर बैंडेज कर रहा था जैसे जैसे आयशा उसे बता रही थी। व्योम आयशा के बहुत करीब था। आयशा व्योम के चेहरे को ही देखे जा रही थी। उसके दिमाग में पता नहीं कितने ही ख्याल एक साथ आ रहे थे। वह बिल्कुल किसी कॉलेज गर्ल की तरह बिहेव कर रही थी पर वह इन सब से दूर व्योम सिर्फ आयशा की पट्टी करने पर ध्यान दे रहा था। उसने एक नज़र भर भी आयशा को ठीक से नहीं देखा। मुस्कुराना मना नहीं है, आप मुस्कुरा सकते हैं, अच्छे लगेंगे, आयशा ने धीरे से व्योम से कहा। आयशा की बात सुनकर व्योम के हाथ रुक गए। उसके कानों में एक लड़की की आवाज सुनाने लगी जो व्योम को हंसते हुए मुस्कुराने के लिए कह रही थी। व्योम का अतीत उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह बिना कुछ आयशा को कहे वहां से चला गया। ये देखकर आयशा कंफ्यूज हो गई, इससे अचानक से क्या हुआ? आयशा ने खुद से ही कहा। तभी पल्लवी जी और मेहर जी भी वहां पर आ गई। कैसी हो तुम? पल्लवी जी ने मुस्कुराते हुए आयशा से कहा। आयशा ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, आपको क्या लगता है आयशा नंदा कैसी हो सकती है? हमारी आयशा तो ऐसी है जो रोते हुए के चेहरे पर भी मुस्कान ला दे, जिसे देखकर हमेशा हम सब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पल्लवी जी ने कहा। पल्लवी जी की बात सुनकर आयशा भी मुस्कुराने लगी। आयशा पल्लवी जी को बहुत पसंद थी। आयशा, तुम जाने की बात करो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स इंडिया नहीं आ जाते तब तक हमारे साथ ही रहोगी, मेहर जी ने कहा। मेहर जी की बात सुनकर पल्लवी जी ने भी कहा, हाँ, और इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। बचपन में तो कैसे तुम हमारे पास कितने दिनों तक रहने के लिए आती थी, बड़े होने के बाद क्या तुम हमारी बात नहीं मानोगी? ऐसी बात नहीं है आंटी, पर आपको पता है मेरा हॉस्पिटल जाना भी कितना जरूरी है और मैंने यहाँ पर एक विला ले लिया है, आयशा ने कहा। आयशा की बात सुनकर पल्लवी ने ना मानते हुए कहा, आयशा, इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम हॉस्पिटल यहाँ से भी जा सकती हो। चैप्टर 213 रुद्राक्ष का रुद्राक्षी को पीठ पर बैठाकर पूरे मैनेश। आयशा, इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम हॉस्पिटल यहाँ से भी जा सकती हो। मेहर और पल्लवी के इतना कोर्स करने पर आयशा को भी मानना ही पड़ा। आयशा की तरफ देखते हुए मेहर जी ने अपने मन में कहा, शायद तुम ही मेरी व्योम की जिंदगी में उजाला लेकर आ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। आयशा इन सब से अनजान थी, उसके दिमाग में तो अभी भी व्योम ही था। दूसरी तरफ रुद्राक्षी को हमेशा की तरह वापस से भूख लगने लगी। रुद्राक्षी किचन की तरफ गई। उसने खुद से ही धीरे से कहा, यह टमाटर तो इतने महंगे हो गए हैं और महंगे होने के बाद ही मेरा टमाटर खाने का मन हो रहा है। रुद्राक्षी ने किचन में जाकर फ्रिज खोला। तभी रुद्राक्षी का ध्यान फ्रिज में मौजूद लाल रसीले टमाटर पर गया जो बहुत सारे थे। उनको देखते ही रुद्राक्षी की आंखें बड़ी हो गई। इतनी महंगाई में टमाटर सिर्फ रंधावा परिवार के फ्रिज में ही मिल सकते हैं, रुद्राक्षी ने कहा। किचन में इस वक्त सेफ भी मौजूद थे। वह रुद्राक्षी से कुछ कहते इससे पहले उनकी नज़र रुद्राक्ष पर पड़ी जो रुद्राक्षी की ठीक पीछे ही खड़ा था। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के कंधे पर अपना चेहरा रख कहा, क्या सच में टमाटर महंगे हैं?
रुद्राक्ष के ऐसे अचानक बोलने से एक पल के लिए रुद्राक्षी डर गई। उसने रुद्राक्ष की तरफ घूमते हुए कहा, ऐसे भूतों की तरह कौन आता है? मैं, रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भूत हो तो वैसे ही आओगे, रुद्राक्षी ने धीरे से बड़बड़ाया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, क्या कहा? रुद्राक्षी ने बात बदलते हुए कहा, मिस्टर वंसल, आपको नहीं पता होगा पर बाहर पूरी दुनिया में टमाटर के महंगे होने के ही गुणगान है, पर आपको तो बड़ी बड़ी डील से ही फुर्सत नहीं होगी ना, आपके लिए टमाटर क्या ही मायने रखता होगा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपने शेफ की तरफ देखकर कहा, इन टोमेटो की प्राइस क्या है? रुद्राक्ष की बात सुनकर शेफ ने रुद्राक्ष से कहा, सर हम लुइजियाना से टोमेटो इंपोर्ट करवाते हैं जो कि वर्ल्ड के बेस्ट टोमेटो है, जिन्हें किंग ऑफ टोमेटो कहा जाता है। इनमें बाकी टोमेटो से ज़्यादा न्यूट्रिशन और विटामिन्स होते हैं। इंपोर्ट करने के कारण इनकी प्राइस बहुत हाई हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं इंडिया के टोमेटो से कई गुना ज़्यादा महंगा। इंडिया में मौजूद टोमेटो इस वक्त 500 रुपये किलो है, पर वंसल रंधावा फैमिली के लिए जो टोमेटो मंगवाए जाते हैं वह सिर्फ वंसल और रंधावा फैमिली के लिए ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, इसीलिए उनका बाहर मिलना नामुमकिन है। उस शख्स का इतनी लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन सुनकर रुद्राक्षी ने हैरानी में पहले तो उस शेफ की तरफ देखा, फिर फ्रिज में मौजूद उन टमाटर की तरफ। क्या सच में ये लोग टमाटर भी इंपोर्ट करवाते हैं? अमीर लोगों की अमीर बातें, रुद्राक्षी ने धीरे से कहा। मानिक, जिसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था पर उससे विश्वास था उसके किचन में यूज सामान बेस्ट क्वालिटी का है, वंसल फैमिली के लिए यह एक मामूली नहीं थी। आउट, रुद्राक्ष ने कहा, जिससे सुनकर सारे शेफ किचन से बाहर चले गए। रुद्राक्षी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वैसे भी वह रुद्राक्ष वंसल की बीवी थी, टमाटर तो वो खा ही सकती थी। रुद्राक्षी ने फ्रिज में से एक टमाटर निकाला और उसे लेकर शेल्फ पर बैठ गई। उसने रुद्राक्ष पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका इस वक्त पूरा ध्यान अपनी भूख पर था। अवनी उस टमाटर को ऐसे ही बिना कट किए खाने लगी। रुद्राक्ष के चेहरे पर रुद्राक्षी को देखते हुए मुस्कान आ गई। रुद्राक्षी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। रुद्राक्षी को देखते हुए रुद्राक्ष के दिल में हलचल होने लगी। उसकी नज़र अवनी के होठों पर जा रही थी जिन पर टोमेटो का जूस लगा था। रुद्राक्ष का ध्यान सिर्फ रुद्राक्षी पर ही था। रुद्राक्षी के पास गया। रुद्राक्षी जैसे ही उस टोमेटो की दूसरी बाइट लेती कि इससे पहले ही रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा और उस टोमेटो की एक बाइट ले ली। रुद्राक्षी और रुद्राक्ष का चेहरा इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब था। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। रुद्राक्ष ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, यह सच में टेस्टी है। वहीं रुद्राक्षी हैरान थी। जिज्ञासा ने तो कहा था रुद्राक्ष को ओसीडी है, फिर यह क्या था? रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। रुद्राक्ष ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, यह सच में टेस्टी है। वहीं रुद्राक्षी हैरान थी। जिज्ञासा ने तो कहा था रुद्राक्ष को ओसीडी है, फिर यह क्या था? आपको तो ओसीडी था ना? रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के हाथ में मौजूद उस टमाटर से एक और बाइट लेते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? रुद्राक्ष की यह बात सुनकर रुद्राक्षी हैरान रह गई। या तो यह आदमी उससे बेवकूफ़ बना रहा था या अपनी उस गर्लफ्रेंड जिज्ञासा को। यहाँ पर और भी बहुत सारे टमाटर हैं तो आप उनमें से भी कोई खा सकते हैं अगर आपको खाना ही है, रुद्राक्षी ने कहा और अपने हाथ में मौजूद उस टमाटर को खाने के लिए जैसे ही उसे अपने होठों के पास लेकर गई कि रुद्राक्ष ने आगे बढ़कर रुद्राक्षी के होठों के पास उस टमाटर को खा लिया। रुद्राक्षी और रुद्राक्ष के होठों के बीच सिर्फ उस टमाटर का ही फासला था। अगर वह टमाटर ना होता तो उन दोनों की किस हो जाती। रुद्राक्षी की तो सांसें ही अटक गई थी। रुद्राक्ष उसके इतने करीब जो था। रुद्राक्ष उस टमाटर को खाने के बाद भी पीछे नहीं हुआ। उसने अपने हाथों को अवनी के दोनों तरफ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये लास्ट बाइट है, तुम खा सकती हो। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने सोचा अगर इस बार रुद्राक्ष ने उसे परेशान किया तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। रुद्राक्षी ने जल्दी से उस टमाटर को खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, इस रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को टमाटर उसके मुंह के अंदर रखने दिया। जैसे ही रुद्राक्षी के मुंह के अंदर वह टमाटर गया, रुद्राक्ष ने तुरंत अपने होठों को रुद्राक्षी की होठों के ऊपर रख दिया और उसे किस करने लगा। किस करते हुए रुद्राक्ष रुद्राक्षी के मुंह से टमाटर को अपने मुंह में लेकर आ गया। वहीं रुद्राक्षी हैरान में रुद्राक्ष को ही देखे जा रही थी। वह पूरी तरीके से उसे शेल्फ के पीछे की तरफ झुक गई थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को कमर से पकड़कर होल्ड किया ताकि रुद्राक्षी उससे दूर ना जाए और फिर रुद्राक्षी को अपने और करीब कर उसे पूरे पैशन के साथ किस करने लगा।
रुद्राक्षी ने देखा रुद्राक्ष की आंखें बंद थी, वह रुद्राक्षी को डिप किस किए जा रहा था। रुद्राक्षी के पेट में हजारों तितलियां एक साथ उड़ रही थी। रुद्राक्षी ने भी अपनी आंखें बंद की और रुद्राक्ष को किस करने लगी। वह कैसे रुद्राक्ष को इतनी आसानी से छोड़ सकती थी। उस किस के बाद रुद्राक्ष जब रुद्राक्षी से दूर हुआ, उसके चेहरे पर सेटिस्फाइंग वाले एक्सप्रेशन थे। रुद्राक्षी ने देखा रुद्राक्ष पहली बार मुस्कुरा रहा था। रुद्राक्षी ने गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, अगर किस ही करना था तो ऐसे ही बोल देते, मेरा टमाटर खाने की क्या जरूरत थी, आप मेरा पूरा टमाटर खा गए। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, मुझे तुम्हें किस करने का कोई शौक नहीं है, मुझे सिर्फ टोमेटो खाना था जो बहुत डिलीशियस था। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने अपने होठों पर जीभ फेरी। रुद्राक्ष की बातें और उसके एक्शन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। रुद्राक्षी ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, अगर टमाटर ही खाने थे तो यहाँ पर बहुत से पड़े हैं, क्या मेरे वाले में ही ज्यादा स्वाद था। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की कान के पास जाकर धीरे से कहा, हाँ उसमें सबसे ज्यादा स्वाद था, इट वॉज डिलिशियस। रुद्राक्षी को ऐसा लग रहा था जैसे रुद्राक्ष में आज किसी और की आत्मा आ गई है। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, मेरे सामने से हटो, तुम कुछ नहीं बन सकती। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को घूरते हुए पूछा, और वह क्यों। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं कह रहा और यह मेरा विला है तो यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। आप मुझे परेशान करना चाहते हैं ना, रुद्राक्षी ने गुस्से में कहा। रुद्राक्ष ने एक मुस्कुराहट रुद्राक्षी को दी और फिर वहां से मुड़कर जाने लगा कि रुद्राक्षी उस सेल्फ से कूदकर सीधे रुद्राक्ष की पीठ पर आकर चढ़ गई। रुद्राक्षी ने जल्दी से अपने पैरों को रुद्राक्ष के पेट पर लॉक कर लिया था ताकि रुद्राक्ष ने उसे नीचे गिरा ना दे। रुद्राक्षी ने अपनी पकड़ रुद्राक्ष के गले के चारों तरफ कसते हुई कहा, मैं लोगों को परेशान करती हूँ, लोग मुझे नहीं। अवनी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी गर्म सांसें मानिक की गर्दन पर आ रही थी। तो आज देखते हैं वंसल कॉर्पोरेशन के सीईओ के अंदर कितना दाम है। आप जिम में इतने घंटे बर्बाद करते हैं ना, तो देखते हैं आज पूरे दिन कितने देर तक आप मुझे ऐसे अपनी पीठ पर लेकर घूमते हैं। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को अपने हाथों से पीछे से पकड़ लिया ताकि रुद्राक्षी गिर ना जाए और फिर रुद्राक्षी से कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। हाँ, रुद्राक्षी में हंसते हुए कहा। रुद्राक्ष ने फिर कुछ नहीं कहा, वह वैसे ही रुद्राक्षी को लेकर किचन से बाहर की तरफ जाने लगा। रुद्राक्षी को बहुत मजा आ रहा था, वह हंसते हुए अपने हाथों को हवा में गोल गोल घुमा रही थी। रुद्राक्षी हंसते हुए लगातार रुद्राक्ष को चीयअप कर रही थी। वही हॉल में मौजूद सारे सर्वेंट, शेफ और बटर हैरान से उन दोनों को ही देख रहे थे। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। क्या यह उनके बॉस ही थे जो हमेशा रूड एरोगेंट बन के सबके सामने घूमते हैं। वह आज ऐसे रुद्राक्षी को अपनी पीठ पर लेकर किसी बच्चों की तरह घूम रहे थे। वहीं राहिल और शिवांगी जो विला के दरवाजे पर ही खड़े थे, उन्होंने जब रुद्राक्ष और रुद्राक्षी को ऐसे देखा तो वह दोनों भी हैरान रह गए। रुद्राक्ष को वह दोनों बचपन से जानते थे। रुद्राक्ष कभी ऐसे बिहेव नहीं करता था। इनफैक्ट बचपन में भी वह हमेशा अपना ज्यादातर वक्त स्टडीज या कुछ नया सीखने में ही लगाता था, वह कभी उनके साथ नहीं खेलता था। भैया, ये सच में रुद्राक्ष भैया ही है ना, हम कहीं गलत कर विला में तो नहीं आ गए। शिवांगी ने अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा। शिवांगी की बात सुनकर राहिल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, हाँ ये रुद्राक्ष ही है और जो उसकी पीठ पर है वह तुम्हारी भाभी है। ये सुनकर शिवांगी की होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। राहिल और शिवांगी अंदर आए। रुद्राक्षी को लेकर जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता उससे पहले उसके कानों में शिवांगी की आवाज आई, रुद्राक्ष भैया, जिसे सुनकर रुद्राक्ष में अपने पीछे देखा। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी दोनों ही राहिल और शिवांगी की तरफ देख रहे थे। जय मुस्कुराते हुए एमबी उन्हें ही देख रहे थे। रुद्राक्षी ने अपने चेहरे को रुद्राक्ष के कंधे पर रखकर धीरे से कहा, ये लड़की कौन है राहिल के साथ। ये शिवांगी है, राहिल की बहन, रुद्राक्ष ने कहा। रुद्राक्ष ने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, कैसी हो तुम। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो अच्छी हूँ। शिवांगी की नजर फिर रुद्राक्षी पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के कान में धीरे से कहा, मुझे नीचे उतारिए। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की बात सुनकर कहा, तुमने कहा था ना आज पूरे दिन मुझे तुम्हें ऐसे ही अपनी पीठ पर लेकर घूमना होगा, क्या इतनी जल्दी थक गई। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी का मन कर रहा था वह अभी रुद्राक्ष का सर फोड़ दे। इस वक्त भी इस आदमी को क्या मस्ती मजाक सूझ रहा था।
क्या आप दोनों हमेशा ऐसे घर में खेलते हैं? शिवांगी ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिवांगी की बात सुनकर जहां रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कान आ गई, वही रुद्राक्षी में अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। वह रुद्राक्ष की पीठ में दर्द था, इसलिए रुद्राक्ष ने मुझे अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहा। रुद्राक्षी की बात थोड़ी इलॉजिकल थी। उसकी बात सुनकर राहेल ने हंसते हुए कहा, लगता है रुद्राक्ष वंसल की अब उम्र होने लगी है जो उनकी पीठ में दर्द होना शुरू हो गया। वही रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को इस तरीके से देखा जैसे वह इस लड़की का अभी कत्ल कर देगा। क्या सच में रुद्राक्षी को इस बहाने के अलावा और कोई बहाना नहीं मिला? शिवांगी ने हंसते हुए कहा, भैया की पीठ में दर्द था तो आपको डॉक्टर को बुलाना चाहिए था। अब रुद्राक्षी ही तो रुद्राक्ष की डॉक्टर है। राहेल ने रुद्राक्ष को एक आंख मारते हुए कहा। उन दोनों की बातें सुनकर रुद्राक्षी के गाल हल्के हल्के लाल होने लगे थे। उसने धीरे से मानिक से कहा, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। अवनी का वह प्लीज इतना स्वीट था कि रुद्राक्ष का दिल पिघल गया। उसने आराम से जाकर रुद्राक्षी को सोफे पर उतार दिया। रुद्राक्ष को रुद्राक्षी इतनी केयर करता देखकर शिवांगी ने कहा, जब मुझे राहेल भैया ने बताया आपने शादी कर ली है तो मुझे लगा ये सिर्फ एक मजाक है, पर आपने तो सच में इतनी स्वीट सी भाभी लाकर मुझे दे दी। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। शिवांगी की सिंपलिसिटी उसके चेहरे से ही साफ देखी जा सकती थी। शिवांगी में कोई एटीट्यूड ईगो नहीं था, वह बहुत भोली सी इनोसेंट सी लड़की थी। ये बात रुद्राक्षी शिवांगी के पोस्चर और उसके स्टाइल देखकर ही बता सकती थी। चैप्टर 214 कुछ झूठ कुछ सच। राहेल का नियति का पीछा करना। रुद्राक्ष वंसल बदलने लगा है, राहेल ने कहा। राहेल की बात सुनकर माँ ने उसे घूरकर देख कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने सिर्फ शिवांगी को भेजने को कहा था। रुद्राक्ष की बात सुनकर राहेल ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हर बार ऐसे बिहेव क्यों करते हो जैसे तुमसे ज्यादा ठंडा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। कम से कम मेरे सामने तो ऐसे बिहेव मत किया कर। क्या तुम मेरी वाइफ हो जो मैं तुमसे प्यार से बात करूं? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी आंखें बड़ी कर रुद्राक्ष की तरफ देखा। क्या यह इंसान अपनी वाइफ के साथ प्यार से बात करता है? अगर यह सच है तो क्या वह उसकी वाइफ नहीं है या रुद्राक्ष उसका पति नहीं है? शादी के बाद कोई कितना बदल सकता है? राहेल ने निराशा से अपनी गर्दन में हिलाते हुए कहा। राहेल का ड्रामा देखकर रुद्राक्ष ने कहा, शादी के बाद तो हर कोई बदलता है, पर कुछ लोग तो लड़की देखकर ही बदल जाते हैं। रुद्राक्ष की बात का मतलब राहेल अच्छे से समझ रहा था। उसने तुरंत ही शिवांगी और रुद्राक्षी की तरफ देखा जो उन लोगों की बातों पर ही ध्यान दे रही थी। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? शिवांगी ने कंफ्यूजन में रुद्राक्ष से पूछा। रुद्राक्ष कुछ कहता इससे पहले ही राहेल की आवाज आए, कुछ नहीं, तुम रुद्राक्षी से बातें करो, मैं तब तक मैं रुद्राक्ष से कुछ जरूरी बात करके आता हूँ, राहेल ने कहा और फिर रुद्राक्ष की तरफ ऐसे देखा जैसे वह उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो यहाँ से चलने के लिए। रुद्राक्ष के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई, वह भी फिर राहेल के साथ वहां से चला गया। रुद्राक्ष और राहेल गार्डन एरिया की तरफ चले गए। रुद्राक्षी और शिवांगी अभी भी सोफे पर ही बैठी एक दूसरे से बातें कर रही थी। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, आप मुझे जानती नहीं है, मैं आपको मेरे बारे में बताती हूँ। मैं राहेल भैया की छोटी बहन हूँ और रुद्राक्ष भैया मेरे भैया भी लगते हैं। तुम्हें अपने बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब धीरे धीरे रिश्ता मजबूत होता और सब खुद से पता चले तब ज्यादा अच्छा होता है। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवांगी मुस्कुराई। शिवांगी ने रुद्राक्षी तरफ देखकर कहा, क्या आप मुझे बताएंगे आप और रुद्राक्ष भैया पहली बार कहाँ और कैसे मिले और आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई फिर शादी? शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी की आंखों के सामने एक सीन आ गया जिसमें रुद्राक्ष रुद्राक्षी से काफी दूर खड़ा था। रुद्राक्षी लगातार रुद्राक्ष को ही देखी जा रही थी। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी लगातार मुस्कुराए जा रही थी। वह कोई जंगली इलाका था जिसके ऊपर चट्टान पर खड़े होकर अवनी रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्षी को किसी सोच में देखकर शिवांगी ने रुद्राक्षी की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी होश में आई। उसने मुस्कुराते हुए शिवांगी की तरफ देखकर कहा, हमारी लव स्टोरी बहुत लंबी है, पर शॉर्ट में बस तुम इतना समझ लो कि मैंने रुद्राक्ष से कैसे जैसे धमकी देकर शादी कर ली। क्या आपने रुद्राक्ष भैया से धमकी देकर शादी की? शिवांगी ने हैरानी में कहा, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसा आदमी था जिसके आगे किसी की नहीं चलती थी। फिर रुद्राक्षी ने ऐसा कैसे किया? रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में दिला दी।
हाँ, क्योंकि रुद्राक्ष मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। रुद्राक्षी ने चाहे शिवांगी को पूरा सच ना बताया हो, पर उसने पूरा झूठ भी नहीं कहा था। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवांगी ने निराशा से कहा, क्या जिज्ञासा की वजह से? शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उसी की वजह से। जरूरी तो नहीं हम जिससे प्यार करते हैं वह भी हमसे प्यार करे। प्यार खुशियां देता ही नहीं, लेता भी है। वह सुकून देता है तो वही दुनिया भर का गम भी देता है, शिवांगी ने कहा। ये कहते हुए शिवांगी की आंखें हल्की नम हो गई। रुद्राक्षी ने शिवांगी की तरफ देखा जिसने अपना चेहरा झुका रखा था। पता नहीं क्यों शिवांगी को रुद्राक्षी के साथ बहुत अच्छा और सेफ महसूस हो रहा था, जैसे वह रुद्राक्षी से कुछ भी शेयर कर सकती है। रुद्राक्षी ने शिवांगी के चेहरे को ऊपर अपनी तरफ किया। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, लगता है तुम्हारा भी किसी ने दिल तोड़ा है। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने शिवांगी के आंखों में आए आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ करते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवांगी ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, हाँ, पर अब सब खत्म हो चुका है। अगर किसी ने धोखा दिया है जो माफी के लायक नहीं, तो कभी उसे माफ करने के बारे में सोचना भी नहीं। प्यार जरूरी है पर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मेरी यह बात हमेशा याद रखना, खुद को सबसे ऊपर रखना सीखो, रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवांगी ने भी अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। माहौल ठीक करने के लिए शिवांगी ने कहा, मैं कुछ दिन यहाँ रहने वाली हूँ। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो यहाँ बोर ही हो जाती। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि आप यहाँ बोर होती होगी, आप तो भैया के साथ गेम खेलती होगी, शिवांगी ने हंसते हुए कहा। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उससे घूरते हुए कहा, मैं यहाँ अकेली बोर ही होती हूँ, तुम्हारे वह भैया तो पूरे दिन अपने उस लैपटॉप से चिपके हुए रहते हैं। मेरा कभी भी तो मन करता है फेविकोल से उस लैपटॉप को रुद्राक्ष से चिपका दूं। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवांगी हंसने लगी। वही गार्डन में खड़े राहिल और रुद्राक्ष ग्लास विंडो से उन दोनों को देख रहे थे। शिवांगी को ऐसे खुलकर हंसते देखकर राहिल ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, शिवांगी रुद्राक्षी के साथ रहेगी तो शायद जल्द ही सब कुछ भूल जाए। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, वह लगातार रुद्राक्षी की तरफ ही देखे जा रहा था, जो शिवांगी से ऐसी बात कर रही थी जैसे वह शिवांगी की बड़ी बहन हो। रुद्राक्षी ने जैसे तुमसे शादी की वह सही नहीं था, पर मुझे नहीं लगता रुद्राक्षी गलत है, राहिल ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्ष ने भी राहिल की तरफ देखा। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। वह अभी इतनी जल्दी रुद्राक्षी पर विश्वास नहीं कर सकता था। आखिर वंसल फैमिली के इतने सारे दुश्मन जो थे, हो सकता है रुद्राक्षी उन्हीं में से कोई एक हो, क्योंकि वो एक के संपर्क में थी। मैं चलता हूँ, राहिल ने रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कहा और फिर वहां से चला गया। दूसरी तरफ सनशाइन चिल्ड्रन एकेडमी में नियति अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी स्कूल के पीन ने आकर नियति से कहा, नियति मैम, प्रिंसिपल सर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। पीन की बात सुनकर नियति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और फिर सभी बच्चों को शांत रहने का बोलकर क्लास से निकल गई। वह यही सोच रही थी, आखिर प्रिंसिपल सर ने उसे ऐसे क्लास के बीच में क्यों बुलाया है, क्या कोई प्रॉब्लम हुई होगी। नियति ने प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर नोक करते हुए कहा, मैं आई कमिंग सर। कमिंग एक ठंडी आवाज ऑफिस से आई। उस आवाज को सुनकर नियति को कुछ अजीब लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उस ऑफिस के अंदर एक आदमी चेयर को दूसरी तरफ किए बैठा था। नियति उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती थी, क्योंकि वह आदमी नियति की तरफ अपनी पीठ किए बैठा। सर, आपने मुझे बुलाया, नियति ने एक प्यारी सी आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर उस चेयर पर बैठे हुए आदमी ने अपनी चेयर घुमाई। उसे आदमी को देखते ही नियति की आंखें बड़ी हो गई। वह कोई और नहीं राहिल था। आप, नियति ने हैरानी में कहा। राहिल चेयर से खड़ा हुआ, फिर नियति के पास गया। जैसे जैसे राहिल अपने कदम नियति की तरफ बढ़ा रहा था, वैसे ही नियति भी अपने कदम पीछे ले रही थी। राहिल ने आगे जाकर नियति को कमर से पकड़ अपने करीब किया। राहिल ने नियति की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं तुम पर गुस्सा करना चाहता हूं, पर तुम्हारा चेहरा देखकर मैं हर बार अपना गुस्सा भूल जाता हूं। नियति लगातार राहिल की आंखों में ही देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा दर्द भी था और थोड़ी घबराहट भी, कहीं कोई ऑफिस में आ ना जाए। ये स्कूल है, यहाँ मैं टीचर हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, नियति ने राहिल से कहा। नियति की बात सुनकर राहिल ने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया हूँ। तुमने तो मेरे कॉल पिक करने भी बंद कर दिए हैं, इसलिए मुझे खुद ही यहाँ पर आना पड़ा।
राहेल की इस बात का नियति ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वह आखिर राहेल से कहती भी क्या। नियति को कुछ भी कहता ना देखकर राहेल ने नियति के बंधे हुए बालों को खोलते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, पर आगे से कभी ऐसा मत करना और अपने बालों को खुला रखा करो, ज्यादा खूबसूरत लगती हूं। नियति राहेल को ही देख रही थी। उसने हिम्मत करके राहेल से कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझसे दूर नहीं रह सकते? मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? हम कभी साथ नहीं हो सकते हैं? नियति की बात सुनकर राहेल के हाथ रुक गए। उसके चेहरे पर अब तक जितना भी प्यार था वह सारा एक झटके में गायब हो गया। अब उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। राहेल ने नियति को बहुत कसकर कमर से पकड़ा, जिससे नियति के कमर में दर्द होने लगा था। उसके मुंह से एक आह निकल गई। नियति को दर्द में देखकर राहेल ने नियति को छोड़ा और उस ऑफिस में पड़े सामान को जमीन पर फेंकते हुए कहा, मैंने कहा था ना नियति, तुम मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो, जबकि मैं तुमसे सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ। ये सब कहते हुए राहेल ऑफिस में मौजूद सामान को तोड़ने लगा। वह बहुत गुस्से में था। नियति राहुल के इस गुस्से को देखकर हैरान थी। उसकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। वह राहेल को रोकना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। राहेल ने वहां मौजूद एक ग्लास को अपने हाथों से तोड़ दिया था। राहुल के हाथों में भी चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। राहेल के हाथों से खून बहता देखकर नियति ने राहेल के पास जाकर कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो खुद को ही चोट लग गई ना। नियति की बात सुनकर राहेल ने नियति के चेहरे को पकड़ ऊपर किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं कभी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, राहेल ने नियति की आंखों में देखते हुए कहा। राहेल की आंखों में दीवानगी थी। नियति ने राहेल की आंखों में देखते हुए हिम्मत कर कहा, पर मुझे आपसे प्यार नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। बस तुम कभी मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे प्यार में किस हद तक पागल हूं ये तुम्हें देखना पड़ सकता है। शायद तुम वह देख ना पाओ, राहेल ने जुनूनियत से कहा। राहेल की बातें सुनकर नियति को भी डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह राहेल को कैसे समझाए। चैप्टर 215 मेरा पति गंदी चीजों को अपने आप से दूर रखता है, तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा रुद्राक्षी। राहेल का जुनून दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जो नियति को और भी ज्यादा डरा रहा था। राहेल ने जब नियति का डरा हुआ चेहरा देखा, उसने नियति को अपने गले लगा लिया। राहेल ने नियति के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो नियति, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। इसकी इजाजत तो मैंने खुद को भी नहीं दी है, ना कभी दूंगा। अगर तुम मुझसे कभी दूर हुई तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। राहेल की बातें सुनकर नियति ने उसके गले लगे कहा, हम वह राहेल से दूर नहीं हुई। नियति को समझ में नहीं आ रहा था वह राहेल को कैसे समझाए। दूसरी तरफ रुद्राक्षी बहुत देर से शिवांगी से बातें कर रही थी। जब वह वापस अपने रूम में आई, उसने देखा रुद्र बेड पर लेटा हुआ है। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी के दिमाग में कुछ आया। वह एक मुस्कुराहट के साथ अपनी रूम में आए। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, मेरे प्यारे पतिदेव, क्या आप अपनी पत्नी की बिना ही सोने वाले हैं? रुद्राक्षी की आवाज सुनकर रुद्राक्ष, जो अपनी आंखें बंद करके वहां लेटा हुआ था, और उसने अपनी आंखें खोल रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी का मुंह बन गया। वह बेड के पास गई। रुद्राक्षी ने बेड पर बैठकर रुद्राक्ष से कहा, आप तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है पतिदेव। अभी हमारा हनीमून पीरियड चल रहा है। कपल्स एक दूसरे के साथ लवी डबी होते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, इंतजार करते हैं, पर आप बिल्कुल बोरिंग है। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष एक झटके से बेड पर बैठ गया। उसने रुद्राक्षी को बेड पर धक्का दे उसके ऊपर आकर कहा, और तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों एक कपल हैं? हम दोनों कभी एक कपल नहीं बनने वाले। तुम सिर्फ एक जबरदस्ती गले पड़ी मुसीबत है। हम दोनों कपल बन चुके हैं और जल्द ही आप भी इस बात को मानेंगे। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। खुली आंखों से सपना देखन बंद करो, रुद्राक्ष ने कहा, और फिर से अपनी जगह पर जाकर लेट गया। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या आप शर्मा रहे हैं? आपको इतनी जल्दी शर्म आ गई? फिर हमारे बच्चे कैसे होंगे? ऐसे तो वंसल खानदान का वंश खतरे में पड़ जाएगा। रुद्राक्षी की बातें सुनकर रुद्राक्ष हैरान था। उसने रुद्राक्षी की तरफ देखा। क्या उसकी यह वाइफ कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं थी?
आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे आपको नहीं पता बेबीज कैसी होती हैं? रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अपनी पति से बेशर्मी करने में कैसी शर्म? रुद्राक्षी को अपने दांत दिखाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन नामे हिलाई, फिर साइड की टेबल पर के रखे हेडफोन को अपने कानों में लगाया और सो गया। वह रुद्राक्षी की इन बातों को और नहीं सुनना चाहता। रुद्राक्षी रुद्राक्ष की तरफ देखकर हंसने लगी। वह नम को परेशान ही तो करना चाहती थी। अगली सुबह रुद्राक्षी और शिवांगी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवांगी और अवनी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थी। उन दोनों की ही दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। रुद्राक्ष उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। उसी वक्त ही जिज्ञासा रुद्राक्ष के विला आई। जिज्ञासा ने एक सर्वेंट से पूछा, रुद्राक्ष कहाँ पर है? उस सर्वेंट ने जिज्ञासा को बताया, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जिज्ञासा भी मुस्कुराते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ गई। उसने देखा वहां पर कैसे रुद्राक्ष रुद्राक्षी के पास बैठकर मुस्कुराते हुए शिवांगी से बातें कर रही है। रुद्राक्षी को देखते ही जिज्ञासा के चेहरे पर गुस्सा आ गया, पर उसने अपने इमोशंस को काबू में की और फिर उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा। जिज्ञासा को देखकर रुद्राक्षी ने कहा, अब तुमने गुड मॉर्निंग कहा है तो मुझे नहीं लगता कि यह मॉर्निंग गुड होगी। जिज्ञासा ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रुद्राक्षी? क्या तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी? रुद्राक्षी ने जिज्ञासा की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वह जिज्ञासा के ड्रामा को नहीं देखना चाहती थी। उसने जिज्ञासा को इग्नोर करते हुए अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। शिवांगी ने भी वहां पर कुछ भी नहीं बोलना ही ठीक समझा। जिज्ञासा तम यहाँ, वह भी इतनी सुबह? रुद्राक्ष ने जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा। जिज्ञासा ने मुस्कुराते भी रुद्राक्ष के पास जाकर कहा, रुद्राक्ष मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। आजकल हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताते, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, फिर जिज्ञासा वही मानिक के पास बैठ गई। मुझे नहीं लगा था तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, बिना किसी के बोले ऐसे किसी और के घर पर बैठना नहीं चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब तुम खाने के लिए बैठ ही गई हो तो खाना भी शुरू कर दो। हमारे यहाँ पर घर आए मेहमानों को भूख नहीं भेजा जाता। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए जिज्ञासा से कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर जिज्ञासा ने घूरती हुई नजरों से रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं भी रुद्राक्ष के साथ यही उसके विला में रहूं। वैसे भी रुद्राक्ष प्यार तो मुझसे करता है ना, तुम तो बस एक धोखे से बनी बीवी हो। रुद्राक्षी ने जब जिज्ञासा की बात सुनी, उसने साइड से चाकू उठाया और उसे अपनी प्लेट पर जोर जोर से गड़ाते हुए कहा, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो सोच समझ कर रहना। आजकल बहुत सारे साइको किलर घूम रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई इस घर में भी है। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने बड़ी ही बेरहमी से उसे चाकू को प्लेट पर चला रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था वह जिज्ञासा को धमकी दे रही है। वहां चाकू के क्रैक की बहुत तेज आवाज आ रही थी जो बहुत इरिटेटिंग थे। क्या तुम मुझे धमकी देना चाहती हो? जिज्ञासा ने गुस्से में रुद्राक्षी से कहा। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने एक नज़र रुद्राक्ष की तरफ देखा और फिर जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, मैं धमकी देने वाले फालतू काम नहीं करती, मैं सीधे काम तमाम करने में विश्वास रखती हूँ, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसे नहीं करूँगी तो तुम मुझे आजमा कर देख सकती हूँ। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ, आखिर तुम हो ही कौन? जिज्ञासा ने रुद्राक्षी से कहा और फिर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मानिक मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह सकती हूँ ना, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना वह। मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ जब भी मैं सोचती हूँ तुम पूरा दिन इस लड़की के साथ रहते हो। मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी, मेरा प्यार किसी और के साथ रहता है। रुद्राक्ष जिज्ञासा को समझाने के लिए कुछ कहता है, उससे पहले ही रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, जो भी बोलना सोच समझकर बोलना पतिदेव, वरना अगर एक बार मैंने दादाजी को इन सब के बारे में बताया तो तुम्हारी इस शोक कॉल गर्लफ्रेंड को सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने जिज्ञासा की तरफ देखकर कहा, जिज्ञासा हम साथ में नहीं रह सकते हैं, तुम्हें भी सब कुछ अच्छे से पता है, फिर तुम ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रही हो? रुद्राक्ष की बात सुनकर जिज्ञासा हैरान थी। उसने हैरानी में रुद्राक्ष से कहा, क्या तुम मेरी बातों को बचकानी कह रहे हो? रुद्राक्ष क्या तुम भी इस लड़की के चाल में फंस गए? इसकी खूबसूरती के आगे तुम मुझे भूल गए? ये कहते हुए जिज्ञासा रोने लगी।
क्या तुम्हें रोने के अलावा भी कुछ और आता है? रुद्राक्षी ने इरिटेट होते हुए जिज्ञासा की तरफ देखते हुए कहा। जिज्ञासा ने गुस्से में रुद्राक्षी की तरफ देखा। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा को समझाते हुए कहा, जिज्ञासा मैं तुम्हें कहा था कुछ वक्त के लिए तुम्हें सब कुछ समझना होगा और अगर तुम ये सब कुछ नहीं हैंडल कर पा रही हो तो शायद तुम्हें कुछ वक्त के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। रुद्राक्ष की बात सुनकर जिज्ञासा ने तुरंत रुद्राक्ष की तरफ देखा। वह रुद्राक्ष की बात कभी नहीं मान सकती थी। अगर वह यहाँ से चली जाती तो वह अपना मकसद पूरा कैसे करते हैं? जिज्ञासा ने अपनी आंखों में आंसू लिए रुद्राक्ष के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी आज तक हर बात मानी है रुद्राक्ष, आज फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तुमने मुझसे कहा था तो मुझसे शादी करोगी, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जल्दी ही इसे यहाँ से निकाल दोगे। जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी आंखें गोल घुमाई। उसने उन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना खाना खाने लगी। वहीं शिवांगी यह सब बैठी देख रही थी। उसने एक नज़र रुद्राक्षी की तरफ देखा जो अब कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। रुद्राक्षी को बहुत बुरा लग रहा था। आखिर रुद्राक्षी के साथ यह सब क्यों हो रहा है? पर वह इस वक्त इनमें से किसी से भी कुछ नहीं कह सकती थी। वैसे भी वह जिज्ञासा को जानती भी नहीं थी। उससे बस इतना पता था जिज्ञासा रुद्राक्ष की गर्लफ्रेंड है। क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? और जिज्ञासा की तरफ देखकर रुद्राक्ष ने पूछा। जिज्ञासा ने अपनी गर्दन नामे हिलाई, फिर रुद्राक्ष के पास वाली चेयर पर ही बैठ गई। जिज्ञासा ने अपनी चम्मच में सूप लिया और रुद्राक्ष की तरफ उसे बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाना पसंद है ना? जिज्ञासा की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कुछ भी नहीं कहा। उसने उसे चम्मच से सूप को पी लिया। जिज्ञासा मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की तरफ देख रही थी, जैसे बोल रही हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, रुद्राक्ष रहेगा तो मेरा ही। वहीं ये सब देखकर रुद्राक्षी की पकड़ उसकी चम्मच पर काश गई। रुद्राक्षी ने गुस्से में एक नज़र जिज्ञासा को देखा। उसकी नज़रें खूंखार थी। उसके बाद रुद्राक्षी के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्षी ने अपने पास बैठी शिवांगी से धीरे से कहा, सॉरी। यह कहकर रुद्राक्षी अपनी चेयर से खड़ी हुई और फिर सीधे रुद्राक्ष की गोद में जाकर बैठ गई। यह सब रुद्राक्षी ने इतनी जल्दी किया था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। रुद्राक्ष भी हैरानी में रुद्राक्षी की तरफ देख रहा था जो उसकी गोद में बैठी हुई थी। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपको टोमेटो बहुत पसंद है ना पतिदेव? तो चलिए आज हम ब्रेकफास्ट में सिर्फ टोमेटो ही खाते हैं। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने सलाद में से एक टोमेटो का पीस लिया और उसे पहले खुद खाया, फिर बचे हुए बाइट को रुद्राक्ष की तरफ बढ़ाया। रुद्राक्षी के ऐसे गोद में बैठने से इतना खो गया था, उसे समझ में ही नहीं आया रुद्राक्षी क्या कह रही है। उसका हम अपने आप खुल गया। अब रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के मुंह में वह टोमेटो डाल दिया। वहीं जिज्ञासा गुस्से में ये सब देख रही थी। तुम्हें पता है मिस भारद्वाज, मेरे पति को गंदगी से बहुत चिढ़ है, इसलिए वह गंदी चीजों से दूर रहते हैं, पर जब भी मैं उन्हें अपना झूठा खिलाती हूँ वह प्यार से खाते हैं। इनफैक्ट ये बात इन्होंने ही मुझसे कही थी कि मेरा झूठा खाना इन्हें और भी ज्यादा टेस्टी लगता है, हना पति देव? अवनी ने इनोसेंट सी स्माइल रुद्राक्ष को देते हुए कहा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखा। रुद्राक्ष समझ रहा था रुद्राक्षी क्या करने की कोशिश कर रही है। वही शिवांगी यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके होठों से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह रुद्राक्ष को रुद्राक्षी के साथ ही देखना चाहती थी, पर शिवांगी कंफ्यूज भी कि आखिर रुद्राक्षी ने उसे सॉरी क्यों बोला था। रुद्राक्ष जिज्ञासा की रुवाशी आवाज आई। रुद्राक्ष ने जिज्ञासा की तरफ नहीं देखा, सिर्फ रुद्राक्षी ही जिज्ञासा उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। रुद्राक्ष में अचानक से रुद्राक्षी को अपनी गोद में उठाया और फिर वहां से लेकर चला गया। जिज्ञासा वहीं बैठी गुस्से में ये सब देख रही थी। रुद्राक्ष को ऐसे रुद्राक्षी को गोद में ले जाता देखकर जिज्ञासा को बहुत गुस्सा आया। जिज्ञासा ने अपने मन में कहा, अगर सब कुछ ऐसे ही चला रहा तो तुम मेरे रास्ते का कांटा बन जाओगी और मैं अपने रास्ते का कांटे को हटाना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैंने सोचा था मैं तुम्हें ऐसे ही रुद्राक्ष की जिंदगी से दूर कर दूंगी, पर शायद तुम्हें इस दुनिया से ही दूर होना है। जिज्ञासा भी फिर वहां नहीं रुकी, वह गुस्से में विला से निकल चुकी थी। चैप्टर 216 आयशा व्योम के रूम में। महर ने आयशा की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम यहाँ ऊपर से लेफ्ट साइड के सेकंड रूम में आराम कर लो, वही तुम्हारा रूम है। आयशा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। वैसे भी वह बहुत ज्यादा थक गई थी और चोट लगने के कारण आयशा की सर में भी दर्द हो रहा था। आयशा धीरे धीरे कदमों से लिफ्ट की तरफ जाने लगी। महर ने जब आयशा को ऐसे चलते देखा उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ।
नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर लिफ्ट के अंदर चली गई। बजाज मैंशन के अंदर लिफ्ट थी ताकि भूषण बजाज आराम से लिफ्ट से आ जा सके। आयशा जब लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर आई, उसने खुद से ही कहा, आंटी ने मुझे लेफ्ट साइड के सेकंड रूम में जाने के लिए बोला था ना, या फिर राइट? शायद राइट ही बोला था, आयशा ने खुद से ही कहा, और उसके बाद राइट साइड की सेकंड रूम के अंदर चली गई। रूम के अंदर डिम लाइट थी जिससे ज्यादा कुछ भी रूम में दिखाई नहीं दे रहा था। आयशा ने रूम लाइट्स ऑन की। उसने रूम में ध्यान नहीं दिया और सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। उसे जल्दी से फ्रेश होना था क्योंकि उसके सर में बहुत दर्द था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी बेहोश हो जाएगी। आयशा वॉशरूम के पास आई। उसने जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे अंदर की तरफ पुश किया, उसी वक्त किसी में वॉशरूम के अंदर से दरवाजा खुला जिससे आयशा संभाल नहीं पाई, नीचे गिर गई। नीचे गिरते हुए आयशा ने उस आदमी का हाथ भी पकड़ लिया था जिससे वह आदमी भी आयशा के ऊपर गिर गया। आयशा ने अपनी आंखें खोल कर देखा तो उसके ऊपर व्योम था। व्योम को देखते ही आयशा की आंखों में फिर से चमक आ गई। व्योम के बालों से पानी टपकता हुआ आयशा के चेहरे पर गिर रहा था। आयशा लगातार व्योम के चेहरे को ही देखे जा रही थी। व्योम आयशा को अपने रूम में देखकर हैरान था। व्योम खड़ा हुआ, वह अभी शावर लेकर आया था इसीलिए वह सिर्फ टावर में ही था। आयशा अभी भी जमीन पर गिरी हुई व्योम को ही देखे जा रही थी। अब आयशा को व्योम की पूरी बॉडी और उसके वह सिक्स पैक दिखाई दे रहे थे। आयशा एक पल के लिए भी अपनी पलकों को नहीं झपकाए। आयशा को ऐसे खुद को घूरता देखकर व्योम ने गहरी आवाज में कहा, मुझे लगा नहीं था डॉक्टर लोगों के रूम में ऐसे बिना पूछे घुस आते हैं। व्योम की बात सुनकर आयशा होश में आई। वह हड़बड़ा गई थी। उसी हड़बड़ाहट में आयशा जैसे ही खड़ी होने को हुई, उसके मुंह से एक तेज दर्द की चीख निकल गई। गिरने के कारण आयशा के पैरों में फिर से चोट लग गई थी। अब आयशा से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि आयशा की आंखों की कोने से हल्के आंसू आ गए। जब व्योम ने आयशा को ऐसे दर्द में देखा, उसने नीचे झुककर आयशा को अपनी गोद में उठा लिया। आयशा ने व्योम की तरफ देखा। व्योम के अंदर से एक अलग ही खुशबू आ रही थी जो आयशा को बहुत अच्छी लग रही थी। कौन सा परफ्यूम है? आयशा ने अचानक से व्योम की तरफ देखते हुए पूछा। आयशा को पता नहीं था वह क्या पूछ रही है। आयशा की तरफ देखा, फिर उसे वही अपने बेड पर बैठे हुए कहा, क्यों? व्योम की बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच रही हूं अपने हस्बैंड को भी वही यूज करने के लिए कहूं, बहुत ज्यादा सेडेक्टिव है। आयशा की बात सुनकर व्योम हैरान था। क्या बताएंगे कौन सा परफ्यूम ब्रांड है? आयशा ने फिर से पूछा। व्योम को पहले तो लगा था आयशा मजाक कर रही है, पर आयशा की ऐसी बातें सुनकर व्योम ने रूम में इधर उधर देखते हुए कहा, को मैं उसे नहीं करता। व्योम को बड़ा अजीब लग रहा था आयशा से ये सब डिस्कस करने में। पता नहीं क्यों व्योम की बात सुनकर आयशा ने कहा, फिर क्या आप इत्र उसे करते हैं? आयशा की नजरें लगातार व्योम की अपर बॉडी पर थी। व्योम की बॉडी पर सिर्फ टावर था, इसीलिए ऐसा लगा था व्योम को ही घूरे जा रही थी। व्योम जो कब से आयशा की बातों पर ही ध्यान दे रहा था, उसने अचानक आयशा की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ भी उसे नहीं करता। तभी व्योम की नजरें आयशा की आंखों पर गई जो लगातार उसे ही घूरे जा रही थी। ये देखकर व्योम जल्दी से वहां से अपने चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। व्योम का ऐसा रिएक्शन देखकर आयशा के होठों पर मुस्कान आ गई। खुद से ही कहा है, इतना सेडेक्टिव हस्बैंड मिल जाए तो मैं तो सच में गंगा नहाकर आऊं। कितना होता है, मन करता है बस देखते ही जाओ। प्रेम जब वापस रूम में आया, उसने व्हाइट कलर की शर्ट के नीचे एक ग्रे कलर का ट्राउजर पहन रखा था। आयशा ने व्योम की तरफ देखा जिसकी शर्ट के ऊपर की 2 बटन खुले थे। क्या आप सच में कोई परफॉर्मेंस नहीं करते? आयशा ने एक बार फिर से पूछा। वो में बाइसा के सवालों से इरिटेट हो चुका था। उसने थोड़ी गुस्से में कहा, अगर कोई इंसान परफ्यूम उसे नहीं करता तो क्या आपको इससे भी प्रॉब्लम है? मैंने ऐसा कब कहा? आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए वरना आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। आयशा की बात सुनकर जो हमने गुस्से में उसकी तरफ देखा, अगर वह सच में इस लड़की के पास ज्यादा देर तक रहा तो उसे बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। मिस, ऐसा आप यहाँ पर कर क्या रही हैं? यह मेरा रूम है, वायम ने कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने व्योम को बताते हुए कहा, वह मेहरान आंटी ने मुझे ऊपर से सेकंड रूम में जाने के लिए कहा था, पर मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे लेफ्ट साइड के सेकंड रूम में जाना था या राइट साइड की, इसी वजह से यह कंफ्यूजन हो गया। चैप्टर 217 स्विट्जरलैंड में प्रॉब्लम।
मिस आयशा, आप यहाँ पर कर क्या रही हैं? यह मेरा रूम है, व्योम ने कहा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने व्योम को बताते हुए कहा, वह मेहर आंटी ने मुझे ऊपर से सेकंड रूम में जाने के लिए कहा था, पर मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे लेफ्ट साइड के सेकंड रूम में जाना था या राइट साइड में, इसी वजह से यह कंफ्यूजन हो गया। आयशा की बात सुनकर व्योम ने अपनी गर्दन नामे हिलाई। व्योम का ध्यान आयशा के पैरों पर गया जहां सूजन आ चुकी थी। व्योम ने अपना फोन निकाला और मेंशन के बटन को कॉल कर कहा, जल्दी से फैमिली डॉक्टर को कॉल करो। ये कहकर व्योम ने कॉल कट कर दिया। व्योम की बात सुनकर आयशा ने कंफ्यूजन ने कहा, क्या किसी को चोट लगी है? डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। आयशा की बात सुनकर व्योम ने कहा, चोट आपको ही लगी है मिस आयशा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने कहा, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, ये सिर्फ थोड़ी सी मोच है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आपको डॉक्टर को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं थी। आयशा की बात सुनकर व्योम ने आयशा की तरफ देखकर अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था डॉक्टर होकर आप इतनी केयरलेस होगी, अब तो मुझे आपके डॉक्टर की डिग्री पर भी डाउट होने लगा है। व्योम की बात सुनकर आयशा ने गुस्से में कहा, मिस्टर रंधावा, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर मेरे डॉक्टर की डिग्री के बारे में कुछ भी नहीं। मुझे अपना प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके लिए बहुत पैशनेट भी हूँ। आयशा कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने डॉक्टर के प्रोफेशन के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती थी। तो क्या फिर आपके डॉक्टर के प्रोफेशन में ऐसे चोट को केयरलेस तरीके से हैंडल करना सिखाते हैं? व्योम ने कहा। भी उनकी बात सुनकर आयशा समझ गई व्योम कहना क्या चाहता है। उसने भी फिर आगे कुछ नहीं कहा। लगभग 20 मिनट बाद ही रम के रूम में उनका फैमिली डॉक्टर आया। डॉक्टर को देखकर व्योम ने आयशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनके पैरों में चोट लगी है। व्योम की बात सुनकर डॉक्टर ने आयशा के पैरों की तरफ देखा। आयशा का पैर सूज गया था। डॉक्टर ने आयशा के पैरों का ट्रीटमेंट कर व्योम की तरफ देखते हुए कहा, इनके पैरों में आइस पैक लगाते रहिएगा, जिससे सूजन थोड़ा कम हो जाएगा, और ध्यान रहे ये कुछ दिन चेल नहीं, वरना इनके पैरों में और भी ज्यादा दर्द होगा और हो सकता है सूजन भी बढ़ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर व्योम ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद वह डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के आयशा ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर चले गए हैं, मुझे भी अपने रूम में जाना चाहिए। ये कह जैसे ही आयशा बेड से नीचे उतरने वाली थी कि व्योम ने आगे बढ़कर तुरंत आयशा को फिर से बेड पर लेटाते हुए कहा, शायद आपने सुना नहीं, डॉक्टर ने आपको चलने से मना किया। व्योम की बात सुनकर आयशा ने कहा, अगर मैं चलूंगी नहीं तो अपने रूम तक कैसे जाऊंगी? व्योम ने कुछ नहीं कहा। उसने सर्वेंट को कॉल कर रूम में की आइस पैक मंगवाया। उसके बाद आयशा से कहा, थोड़ी देर बाद मैं आपको आपके रूम में छोड़ दूंगा। व्योम की बात सुनकर आयशा ने भी आगे कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसे व्योम के रूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अपने रूम में आने के बाद रुद्राक्ष में रुद्राक्षी को जाकर बेड पर पटक दिया। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप भी ना पतिदेव हद करते हैं, आप ऐसे मुझे अचानक से ब्रेकफास्ट के बीच में उठाकर लेकर आ गए। अब शिवांगी और जिज्ञासा हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम सुबह सुबह ही यह कहते हुए रुद्राक्षी शर्माने लगी। रुद्राक्षी की बातें सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के ऊपर जाकर गुस्से में कहा, अभी जो तुम नीचे कर रही थी वह सब क्या था? रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देखा जो उसके बहुत करीब था। रुद्राक्षी ने अचानक से रुद्राक्ष की टाई को खींचा, जिससे रुद्राक्ष पूरा रुद्राक्षी के ऊपर आकर गिर गया। रुद्राक्षी की यह हरकत देख हैरान रह गया। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ गुस्से में देखा कि तभी अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, आप सिर्फ मेरे हैं, प्यार करती हूँ आपसे, आप मेरी बात इज्जत से समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे पास अपने भी बहुत तरीके हैं। और जहाँ बात रही आपकी उस सो कोल्ड गर्लफ्रेंड जिज्ञासा की, तो वह जल्दी ही आपकी एक्स गर्लफ्रेंड बनने वाली है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं जिज्ञासा से ब्रेकअप करूं? जिज्ञासा से मैं कभी ब्रेकअप नहीं करूंगा, मैं उससे प्यार करता हूं, मेरा और उसका रिश्ता तुम्हारी तरह मजबूरी का नहीं है, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ता तो है ना, मजबूरी आपकी थी, मेरी नहीं, मेरा तो सिर्फ प्यार था, और अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मेरे अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफी है। जहां अपनी की आंखों में ढेर सारा प्यार था, तो वही रुद्राक्ष की आंखों में सवाल। क्या रुद्राक्षी जो कह रही थी वह सच था? क्या सच में अपनी रुद्राक्ष से प्यार करती है? रुद्राक्ष रुद्राक्षी में ही खोया हुआ था कि रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के गले में अपने बाहें डालते हुए कहा, क्या कुछ और करने का इरादा है? अगर हाँ तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष तुरंत रुद्राक्षी के ऊपर से खड़ा हो गया। रुद्राक्ष ने अवनी के कोट को सही करते हुए रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे साथ तो मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है, मेरा टेस्ट तुमसे कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। सोच लो पतिदेव, क्योंकि आपकी बीवी इतनी खूबसूरत है कि अभी भी आपकी बीवी के बारे में बहुत से लड़की सो रही होगी। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्ष में होने की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ वीर के हाथ में रुद्राक्षी की फाइल थी। वह ध्यान से रुद्राक्षी की डिटेल्स को पढ़ रहा था। वे ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहा, अचानक से रुद्राक्षी रुद्राक्ष की लाइफ में कैसे आ गई? क्या रुद्राक्ष और रुद्राक्षी का पहला का भी कोई कनेक्शन है? वीर का सवाल सुनकर उसके असिस्टेंट ने कहा, सर अभी तक तो हमें इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। हो सकता है मिस्टर वंसल में सारी इंफॉर्मेशन को पहले ही खत्म कर दिया हूं। हाँ, ये हो सकता है, वीर ने कहा। उसके बाद उसने अपनी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर। वे ने अपने असिस्टेंट से अपनी की सारी डिटेल्स मंगवाई थी। वह अपनी के बारे में जानना चाहता था। भारद्वाज मैंशन। जिज्ञासा अपने रूम में गुस्से में बैठी थी कि तभी उसके फोन पर फिर से उस नंबर से कॉल आया। जिज्ञासा ने कॉल पिक कर कहा, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ। मैं एक मीटिंग में था। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई। ये सुनकर जिज्ञासा ने कहा, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना वह लड़की रुद्राक्ष को अपने जाल में फंसा लेगी और वह हम होने नहीं दे सकते। जिज्ञासा की बात सुनकर कुछ देर तक कॉल की दूसरी तरफ शांति रही। उसके बाद उस आदमी ने कहा, मैं कुछ करता हूं, तुम टेंशन मत लो, तुम बस अपने काम पर फोकस करो। जिज्ञासा ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ रुद्राक्षी शिवांगी के साथ गार्डन में घूम रही थी। रुद्राक्ष पहले ही अपने ऑफिस जा चुका था। शिवांगी ने रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, भाभी आज सुबह आपने जो जिज्ञासा के साथ किया उसे देखकर मुझे बहुत मजा आया। आप सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम हो, कितनी कूल भी, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी इतनी कूल भाभी भी होगी। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी हंसने लगी। वैसे भाभी उस वक्त आपने मुझे सॉरी क्यों कहा था? शिवांगी ने पूछा। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने उसे बताते हुए कहा, वह उस वक्त जैसा मैंने बिहेव किया वह भी तुम्हारे सामने मुझे करना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही सॉरी बोल दिया। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवांगी मुस्कुराने लगी। तभी रुद्राक्षी की नज़र विला के दरवाजे के थोड़ी दूरी पर खड़े छोटी सी पप्पी पर गई जो दिखने में गोल्डन और व्हाइट कलर का था। रुद्राक्षी विला के दरवाजे के पास गई। उसने उस पप्पी की आंखों देखा जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। उस पप्पू की उन काली आंखों में काफी मासूमियत थी। रुद्राक्षी को देखकर बॉडीगार्ड्स ने विला का दरवाजा खोल दिया। रुद्राक्षी शिवांगी के साथ विला के बाहर गई। विला के ठीक सामने ही वह पप्पी अपनी मासूम नजरों से आसपास देख रहा। उस पप्पी को पास से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पप्पी को किसी ने अपने घर से निकाल दिया है। उस पप्पी की हालत थोड़ी खराब थी। वह छोटा सा पप्पी दिखने में भी काफी कमजोर था। भाभी यह कितना क्यूट है ना? शिवांगी ने उस पप्पी की तरफ देखते हुए कहा। रुद्राक्षी उस पप्पी को ही देख रही थी। रुद्राक्षी को उस पप्पी पर बहुत प्यार आ रहा था। वह छोटा सा पप्पी रुद्राक्षी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। रुद्राक्षी ने शिवांगी की तरफ देखकर कहा, शिवांगी तुम जाकर इसके लिए खाना लेकर आओ। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवांगी ने अपनी गर्दन हिलाई। उसके बाद विला के अंदर चली गई। रुद्राक्षी ने उस छोटे से पप्पी को अपनी गोद में उठाया, फिर उसके सिर प्यार से सहलाने लगी। उस पप्पी की बॉडी बहुत कमजोर थी। वह पप्पी अपनी पूंछ को गोल गोल घुमाते हुए लगातार रुद्राक्षी को देखे जा रहा था। रुद्राक्षी को ऐसा लग रहा जैसे वह पप्पी अपनी पूंछ और चमकती हुई आंखों से उससे बातें कर रहा है। तभी वहां शिवांगी अपने हाथों में रोटियां लेकर आ गई। रुद्राक्षी ने उन रोटियां को उस पप्पी को अपने हाथों से खिलाया। भाभी लगता है इसे किसी ने घर से निकाल दिया है, शिवांगी ने उस प्यार से पप्पी के सिर को सहलाते हुए कहा। रुद्राक्षी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह पप्पी यहाँ कर क्या रहा है। उस पप्पू को देखकर कोई भी यही कहता कि जरूर इसे किसी ने पाला होगा और फिर निकाल दिया। इसके पीछे की वजह क्या थी ये तो रुद्राक्षी को भी नहीं पता थी। रोटियां खाने के बाद उस पप्पू ने प्यार से अपनी के हाथों को लिक किया जैसे उसे थैंक यू बोल रहा हो, जिसे देखकर रुद्राक्षी के होठों पर मुस्कान आ गई। रुद्राक्षी को वह पप्पी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। शिवांगी ने पप्पी की तरफ देखते हुए रुद्राक्षी से कहा, भाभी हम इसे रख ले, देखिए ना ये कितना कमजोर है। रुद्राक्षी कुछ कहती उससे पहले ही वह पप्पी वहां से भाग गया।
उस पप्पी को भागते देखकर रुद्राक्षी ने कहा, शायद ये हमारे पास नहीं रहना चाहता, इसे आजादी की जिंदगी चाहिए। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवांगी ने भी कुछ नहीं कहा, वह दोनों उस पप्पी को जाते हुए देख रही थी। ये कितना क्यूट था ना, अब मेरा भी एक डॉग रखने का मन कर रहा है, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, हम चाहे किसी डॉग को रखें या किसी और पालतू जानवर को, पर उसकी केयर करना, उससे प्यार देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और अगर तुम ये सब कर सकती हो तभी एक पेट लेकर आ सकती हो। रुद्राक्षी की बात सुनकर शिवांगी ने भी अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। दूसरी तरफ वंसल का कॉर्पोरेशन के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रुद्राक्ष अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर उकम कर रहा था, तभी आकाश ने केबिन के दरवाजे पर नॉक किया। रुद्राक्ष की परमिशन मिलने के बाद आकाश केबिन के अंदर आया। आकाश ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, सर हमें स्विट्जरलैंड जाना होगा, वहां की फैक्ट्री में एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, क्या जाना जरूरी है, वह प्रॉब्लम तुम जाकर सॉल्व नहीं कर सकते। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश ने कहा, नहीं सर, प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बड़ी है, आपको खुद जाकर देखना पड़ेगा, वहां के कुछ सीनियर मेंबर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आकाश की बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में रुद्राक्षी का ख्याल आया, अगर वह चला गया तो रुद्राक्षी का क्या होगा। फिर उसने सोचा, रुद्राक्षी को क्या ही हो सकता है, वह खुद का ध्यान काफी अच्छे से रख सकती है। उसने अपने ख्यालों को दिमाग से झटकते हुए धीरे से कहा, ठीक है, तुम चलने की तैयारी करो, हम आज रात को ही जाएंगे। रुद्राक्ष की बात सुनकर आकाश ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद रुद्राक्ष के केबिन से बाहर की तरफ चला गया। रुद्राक्ष भी फिर अपना काम करने लगा। चैप्टर 218 रुद्राक्षी को रुद्राक्ष की याद आना। दूसरी तरफ रुद्राक्षी भी आज अपने ऑफिस गई हुई थी। रुद्राक्षी को ऑफिस में देखकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने दिनों बाद मेरी बॉस ऑफिस आए हैं, क्या बात है। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, मुझे लगा कहीं तुम मेरे ऑफिस पर कब्जा न जमा लो, इसीलिए मुझे आना पड़ा। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी किसी चीज पर कोई कब्जा जमा सकता है क्या, तुम उसे कच्चा चबा जाओगी, और मुझे अभी मरने का शौक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे लोगों को चबाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने कहा, तो क्या फिर तुम उनका वेजिटेबल सूप बनाकर पी जाती हो, क्या तुम यहाँ मुझसे रेसिपी पूछने के लिए आते हो, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, वह मैं बस तुम्हें कुछ केस की फाइल्स देने के लिए आया था जो अभी रिसेंटली हमारे पास आए हैं, अक्षय ने कहा, और कुछ फाइल रुद्राक्षी के डेस्क पर रख दी। रुद्राक्षी एक एक कर उन फाइल्स को देखने लगी। उसने उन फाइल को रीड करते हुए अक्षय से पूछा, शुक्ला का क्या हुआ। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने कहा, पुलिस शुक्ला से पूछताछ कर रही है। शुक्ला ने अपने कुछ क्लाइंट के बारे में भी पुलिस को बता दिया, जिससे पहले जो लड़कियां इंडिया से बाहर जा चुकी है उन्हें भी वापस लेकर आने के लिए तैयारी चल रही है। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। पर रुद्राक्षी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम एक लॉयर हो, फिर तुम ये सब काम क्यों कर रही हो, ये सब तो पुलिस का काम है ना, फिर तुम क्यों फालतू में इन सब के चक्कर में फंस रही हो, अक्षय ने कहा। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने वह फाइल बंद करके अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे समाज सेवा का शौक चढ़ा है। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय उसे ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हूं, क्या तुम्हें मैं पागल दिखाई देता हूं, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, रुद्राक्षी ने अक्षय से कहा। फिर वापस अपने काम में लग गई। अक्षय ने मुंह बनाया और फिर रुद्राक्षी के ऑफिस से बाहर चला गया। रुद्राक्षी कभी उसके सवालों का जवाब नहीं देती थी। अक्षय जानना चाहता था आखिर क्यों रुद्राक्षी ऐसे इन गुंडों को पकड़वा रही थी, इससे रुद्राक्षी का क्या फायदा था। मुंबई एयरपोर्ट पर राहिल कार की बैक सीट पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था, तभी एक यंग लड़का एयरपोर्ट से बाहर आया। दिखने में उसकी उम्र लगभग 24-25 साल की रही होगी। वह लड़का काफी हैंडसम दिखाई दे रहा था। एयरपोर्ट से बाहर आते ही जैसे ही उस लड़के की नजर राहिल की कार पर पड़ी, वह मुस्कुराते हुए कार के अंदर बैक सीट पर जाकर बैठ गया। राहिल ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, वापस इंडिया आने में इतना टाइम कैसे लग गया, क्या वही रहने का प्लान था। मेरा इंडिया आने का मन नहीं था, यहाँ पर अब दिल नहीं लग रहा, उस लड़के ने कहा। उस लड़के की बात सुनकर राहिल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करने लगे हो जय।
राहेल की बात सुनकर जय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं बकवास करने लगा हूं, पर मुझे तो ये बात नहीं पता थी। जय की बात सुनकर राहेल ने अपनी गर्दन नामे हिलाई, फिर जय को अपने गले लगाते हुए कहा, अब वापस तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी अब कहीं नहीं जाने वाला, बहुत भाग लिया सच से, अब और नहीं। ये जय धीरे से कहा था, इसीलिए राहेल को कुछ ठीक से सुना नहीं। उसने जय की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने कुछ कहा? जय ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन नामे दिला दी। अब जल्दी से मुझे मेरे घर छोड़ दे, माँ इंतजार कर रही होगी, जय ने कहा। जय की बात सुनकर राहेल ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें आंटी की याद तब नहीं आई जब तुम उनसे दूर इतने महीनों के लिए गया था। राहेल की बात सुनकर जय ने कहा, मैं वहां पर खेलने कूदने के लिए नहीं, अपनी स्टडीज के लिए गया था। स्टडी यहाँ इंडिया में रहकर भी हो सकती है, तुमने यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था ना, फिर अचानक से तुम्हें ऐसा क्या हुआ जो तुम बाहर भाग गए? राहेल ने कहा। राहेल का सवाल का जवाब जय के पास नहीं था, उसने राहेल से कुछ भी नहीं कहा। रात में जब रुद्राक्षी वापस घर आए, उसने देखा रुद्राक्ष पहले से ही घर आ चुका है। रुद्राक्षी को इतनी जल्दी घर आया देखकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के पास जाकर कहा, क्या बात है पतिदेव, लगता है आपको मेरी कुछ ज्यादा ही याद आई ऑफिस में, इसीलिए आप इतनी जल्दी घर वापस आ गए। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे तुम्हारी याद क्यों आएगी? यह सुनकर रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के सामने जाकर कहा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं और एक पति को तो अपनी पत्नी की याद आती ही है, खास करके न्यूली मैरिड कपल को। रुद्राक्षी की बातें सुनकर रुद्राक्ष नहीं अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। रुद्राक्षी हमेशा ऐसे ही बातें करके रुद्राक्ष को इरिटेट किया करती थी। मैं लंदन जा रहा हूं, मेरे पीछे से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसकी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना, रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी से कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। उसने रुद्राक्ष से कहा, क्या आप सच में लंदन जा रही है? हाँ, वहाँ की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मुझे लंदन जाना पड़ेगा, रुद्राक्ष ने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे उसे रुद्राक्षी की बातों से कुछ फर्क ही ना कर रहा हो। वही रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी थोड़ी उदास हो गई। उसने रुद्राक्ष से कहा, क्या आप अभी जाने वाली हैं? रुद्राक्ष ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। वापस कब तक आएंगे? रुद्राक्षी ने पूछा। रुद्राक्षी की बात सुनकर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्राक्षी ने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं, अब चुपचाप बताए आप वापस कब तक आएंगे? यह मुझे भी नहीं पता, रुद्राक्ष ने कहा। तभी घर का बटलर अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर आया। रुद्राक्ष ने बटलर की तरफ देखा, फिर रुद्राक्षी से कहा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। रुद्राक्षी ने कुछ नहीं कहा, वह बस रुद्राक्ष को ही देखे जा रही थी। रुद्राक्षी के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। रुद्राक्ष वहां से कुछ ही कदम आगे गया था कि तभी उसने वापस पीछे मुड़कर रुद्राक्षी की तरफ देखा, जिसका चेहरा मुरझा सा गया था। पता नहीं रुद्राक्ष को क्या हुआ। वह रुद्राक्षी के पास वापस आया और उसने रुद्राक्षी को गले लगा कर धीरे से कहा, अपना ध्यान रखना। रुद्राक्षी ने भी फिर से रुद्राक्ष को गले लगा लिया। रुद्राक्षी रुद्राक्ष के ऐसे गले लगाने से हैरान हुई, पर वह सच में आज उदास थी जब उसे पता चला रुद्राक्ष लंदन जा रहा है। रुद्राक्ष ने फिर रुद्राक्षी की तरफ देखा और वहां से निकल गया। रुद्राक्ष को भी नहीं पता था कि उसने रुद्राक्षी को ऐसे गले क्यों लगाया। रुद्राक्ष के जाने के बाद रुद्राक्षी उदासी से वहीं सोफे पर बैठ गई। शिवांगी वहां ऊपर खड़ी सब देख रही थी, उसने भी रुद्राक्षी के चेहरे की उदासी देख ली थी। शिवांगी नीचे आई। शिवांगी ने रुद्राक्षी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हैं? भैया जल्दी ही वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। शिवांगी की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्राक्षी रुद्राक्ष से दूर नहीं जाना चाहती थी, उसे रुद्राक्ष से सच में प्यार था। कार में बैठने से पहले रुद्राक्ष ने अपने बटलर की तरफ देखते हुए कहा, रुद्राक्षी का ध्यान रखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, और अगर कुछ भी लापरवाही हुई तो किसी को माफी नहीं मिलेगी। रुद्राक्ष के शब्दों का मतलब वह बटलर काफी अच्छे से समझ रहा। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। रुद्राक्ष ने एक नज़र अपने विला की तरफ देखा, जो हमेशा से एक विला ही था, पर आज उसके लिए वह घर जैसा हो गया था। आज वहां कोई उसके आने का इंतजार कर रहा होगा, यही सोचकर रुद्राक्ष हाथ से जा रहा था। रुद्राक्ष कार में बैठकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर में ही रुद्राक्ष का प्राइवेट जेट हवा में उड़ने लगा।
रुद्राक्ष को गए हुए 2-3 दिन हो गए थे। रुद्राक्षी इन कुछ दिनों में थोड़ी शांत हो गई थी। उसे रुद्राक्ष को परेशान करने की आदत सी हो गई थी। उसे रुद्राक्ष की बहुत याद आती, पर उसने एक बार भी रुद्राक्ष को ना ही कॉल किया था ना ही मैसेज। चैप्टर 219 मोक्ष का रुद्राक्षी को धमकी देना। वीर का रुद्राक्षी के ऑफिस जाना। रुद्राक्ष के जाने के बाद रुद्राक्षी उदासी से वहीं सोफे पर बैठ गई। शिवांगी वहां ऊपर खड़ी सब देख रही थी। उसने भी रुद्राक्षी के चेहरे की उदासी देख ली थी। शिवांगी नीचे आई। शिवांगी ने अवनी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हैं? भैया जल्दी ही वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। शिवांगी की बात सुनकर अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपनी आंखें बंद कर ली। अवनी मानिक से दूर नहीं जाना चाहती थी। उससे मानिक से सच में प्यार था। कार में बैठने से पहले मानिक ने अपने बटलर की तरफ देखते हुए कहा, अवनी का ध्यान रखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना और अगर कुछ भी लापरवाही हुई तो किसी को माफी नहीं मिलेगी। मानिक के शब्दों का मतलब वह बटलर काफी अच्छे से समझ रहा। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। मानिक ने एक नज़र अपने विला की तरफ देखा, जो हमेशा से एक विला ही था, पर आज उसके लिए वह घर जैसा हो गया था। आज वहां कोई उसके आने का इंतजार कर रहा होगा, यही सोचकर मानिक वहां से जा रहा था। मानिक कार में बैठकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर में ही मानिक का प्राइवेट जेट हवा में उड़ने लगा। रुद्राक्ष को गए हुए 2-3 दिन हो गए थे। रुद्राक्षी इन कुछ दिनों में थोड़ी शांत हो गई थी। उसे रुद्राक्ष को परेशान करने की आदत सी हो गई थी। उसे रुद्राक्ष की बहुत याद आती, पर उसने एक बार भी रुद्राक्ष को ना ही कॉल किया था ना ही मैसेज। इसी बीच शिवांगी भी वापस अपने घर चली गई थी। शिवांगी को एक टूर के लिए इंडिया से बाहर जाना था। उसी की तैयारी के लिए शिवांगी को उसकी फैमिली बुला रही थी। शिवांगी रुद्राक्षी को ऐसे अकेला वहां पर छोड़कर अपने घर जाना तो नहीं चाहती थी, पर रुद्राक्षी के जिद करने पर शिवांगी को जाना पड़ा। रुद्राक्षी अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वह कुछ फाइल्स को रीड कर रही थी कि तभी उसके केबिन में अक्षय भागते हुए आया। रुद्राक्षी ने अक्षय की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ अक्षय? रुद्राक्षी ने पूछा। अक्षय ने रुद्राक्षी से हौंफते हुए कहा, वह बाहर मोक्ष भंडारी आया है। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, पर मोक्ष भंडारी यहाँ क्यों आया है? रुद्राक्षी को समझ नहीं आया कि मोक्ष भंडारी उसके ऑफिस में क्या करने के लिए आया होगा। अक्षय रुद्राक्षी को कुछ भी कहता है इससे पहले ही केबिन का दरवाजा खुला और एक आदमी मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, अगर मोक्ष भंडारी यहाँ पर आया है तो जरूर किसी काम से ही आया होगा। रुद्राक्षी ने उस तरफ देखा। वहां पर एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 28-30 साल की होगी। उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उस आदमी के चेहरे पर कोई भी दाग नहीं था। माथे पर चंदन का तिलक, हाथों में सोने का एक ब्रेसलेट और सफेद कलर का कुर्ता पजामा पहने वह आदमी ऑफिस के अंदर आया। रुद्राक्षी उस आदमी को बहुत अच्छे से पहचानती थी। वह कोई और नहीं, मोक्ष भंडारी ही था। मोक्ष भंडारी एक नेता। मोक्ष भंडारी कोई मामूली नेता नहीं था, उसके पास बहुत पावर थी। मोक्ष भंडारी मिनिस्टर की पोस्ट पर था। पूरी दुनिया के सामने मोक्ष भंडारी का कैरेक्टर काफी साफ सुथरा था, पर सच्चाई क्या है ये तो केवल वही लोग जानते हैं जो मोक्ष पर जारी की रगरत से वाकिफ है। मोक्ष का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मोक्ष भंडारी ने आगे आकर रुद्राक्षी को ऊपर से नीचे तक देखा। मोक्ष भंडारी लगातार रुद्राक्षी के चेहरे को ही देखे जा रहा था, जो कि बहुत खूबसूरत था। मोक्ष की नज़र रुद्राक्षी के चेहरे से हटी नहीं रही थी। उसने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, पर रुद्राक्षी जैसी नहीं। मोक्ष ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी से कहा, हमने सोचा नहीं था काले कोट पहनने वाले वकील भी इतने खूबसूरत हो सकते हैं। रुद्राक्षी ने मोक्ष की तरफ देखते हुए कहा, काला रंग खूबसूरत ही होता है, सिर्फ देखने वालों का अलग नजरिया होता है। किसी को इस काले कोट में इंसाफ नजर आता है तो किसी को इस काले कोट में अपनी काले करतूत। रुद्राक्षी की बातें सुनकर मोक्ष भंडारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जुबान तो बहुत तेज चलती है आपकी, लगता है काफी अच्छी वकालत आती है आपको। मुझे वकालत के साथ और भी बहुत कुछ आता है, पर आप ये बताएं आपका मेरे ऑफिस में कैसे आना हुआ? रुद्राक्षी ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर मोक्ष भी रुद्राक्षी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। मोक्ष ने चेयर को गोल गोल घुमाते हुए रुद्राक्षी से कहा, हम तो बस आपसे मिलने के लिए आए थे। हम चाहते तो आपको अपने घर बुला सकते थे, पर हम खुद आपको देखना चाहते थे। बहुत चर्चे सुने हैं आपके।
चर्चे तो सिर्फ नेताओं और सेलिब्रिटीज के ही के होते हैं और मैं वह दोनों ही नहीं हूं, मैं सिर्फ एक वकील हूं, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर मोक्ष हंसने लगा। उसने हंसते हुए ही रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, हाँ, पर आप एक हिडन सेलिब्रिटी है जो सब कुछ करती है पर क्रेडिट खुद नहीं लेती। मोक्ष की बातें सुनकर रुद्राक्षी भी सीरियस हो गई थी। वह अच्छे से समझ गई थी अगर मोक्ष यहाँ पर आया है तो उसके पीछे कोई मकसद होगा, ऐसे ही यह नेता लोग कहीं भी नहीं जाते। क्या आप बातों को गोल गोल ना घुमाते हुए साफ साफ बताएंगे कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत काम है, रुद्राक्षी ने कहा। मैं तो बस यही पता करने के लिए आया था कि आप वकालत छोड़कर डिटेक्टिव का काम क्यों कर रही है। क्या वकालत करते करते आपका मन भर गया है, रुद्राक्षी से मोक्ष ने कहा। मोक्ष की बात सुनकर अक्षय हैरानी और कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगा। उसे भी मोक्ष की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मोक्ष की यह बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी नजर उठाकर मोक्ष की तरफ देखा। अब उसे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था आखिर क्यों मोक्ष उसके ऑफिस आया था। क्या आप मुझे यही बताने के लिए यहाँ आए हैं, रुद्राक्षी ने मोक्ष से कहा। मोक्ष की बात सुनकर अक्षय हैरानी और कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगा। उसे भी मोक्ष की बातें समझ में नहीं आ रही थी। मोक्ष की यह बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी नजर उठाकर मोक्ष की तरफ देखा। अब उसे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था आखिर क्यों मोक्ष उसके ऑफिस आया था। क्या आप मुझे यही बताने के लिए यहाँ आए हैं, रुद्राक्षी ने मोक्ष से कहा। नहीं, बात तो मैं आपसे कुछ और करने के लिए यहाँ पर आया था, पर आपकी खूबसूरती देखकर मैं सब कुछ भूल गया, मोक्ष ने रुद्राक्षी को ध्यान से देखते हुए कहा। मोक्ष की वह घूरती हुई नजरें रुद्राक्षी को बहुत गुस्सा दिला रही थी। रुद्राक्षी मुस्कुराई। उसने मोक्ष की आंखों में आंखें डालकर कहा, इस खूबसूरती को ज्यादा भी मत निहारिए भंडारी जी, बहुत बार खूबसूरती जहर बन जान भी लेती है। रुद्राक्षी की बात मोक्ष को बहुत अच्छी लगी। रुद्राक्षी का एटीट्यूड देखकर मोक्ष ने खुद से ही अपने मन में कहा, कितना मजा आएगा तुम्हें और तुम्हारी एटीट्यूड को तोड़ने में। मोक्ष ने फिर रुद्राक्षी की तरफ देखकर कहा, रुद्राक्षी जी, आप जो कर रही है उसे रोक दीजिए, बहुत रिस्की काम है और आप एक लड़की है, आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्या पता क्रिमिनल्स को पकड़ने के चक्कर में आप उनका ही शिकार बन जाए। मोक्ष की बातों में धमकी थी जो रुद्राक्षी भी बहुत अच्छे से समझ रही थी। रुद्राक्षी ने अपनी टेबल पर पड़े पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, इसका मतलब है आप शुक्ला जी के काफी करीब हैं, तभी आपको सारी खबर मिल रही है। रुद्राक्षी की बात सुनकर मोक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको समझना चाहिए रुद्राक्षी जी, आप कितनी खूबसूरत है, आपके ये मुलायम हाथ अच्छे नहीं लगेंगे जब वह किसी दरिंदे के हाथों में होंगे, आपको संभल कर रहना चाहिए। हो सकता है शुक्ला सिर्फ एक मोहरा हो, उससे भी बड़ा जानवर आपका इंतजार कर रहा हो। मोक्ष की बातें सुनकर अक्षय ने रुद्राक्षी की तरफ देखा। अक्षय भी मोक्ष से डर रहा था क्योंकि मोक्ष कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वह एक बहुत बड़ा मिनिस्टर था जिसकी पहुंच बहुत आगे तक थी। मोक्ष से लड़ाई करना रुद्राक्षी या अक्षय दोनों ही अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अक्षय को भी अच्छे से पता था अगर उन लोगों ने मोक्ष के खिलाफ पुलिस को सबूत भी दे दिए तब भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके पीछे मोक्ष की पावर ही थी। मोक्ष की जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक थी, पर रुद्राक्षी पर मोक्ष की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। रुद्राक्षी ने मोक्ष की तरफ देखकर कहा, वह क्या है ना भंडारी जी, जंगली जानवरों को काबू में करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वो है तो एक जानवर ही ना, अगर फिर भी वह काबू में ना आए तो एक दो मार पड़ने पर वह अपनी दूम हिलाने लगेगा, चाहे वह कोई भी जानवर क्यों ना हो, वह पालतू बन ही जाता है। शेर भी तो सर्कस में करतब दिखाता है। रुद्राक्षी की बात सुनकर मोक्ष को बहुत गुस्सा आया। रुद्राक्षी उसे ही पालतू जानवर बनाने के बारे में कह रही थी। मोक्ष ने गुस्से में रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो बस आपको प्यार से समझाने आया था, पर मुझे नहीं लगता आप मेरी बात समझी होगी। आजकल लड़कियों के बहुत पंख निकलने लगे हैं, वह खुद को बहुत ऊपर लेकर जाना चाहती है, इसी चक्कर में वह भूल जाती है जो पंख उनके पास है वह कोई काट भी सकता है। आप अपने पंख को संभाल कर रखना, कोई आपके पंख को काटकर आपको कैद ना कर ले। ये कहते हुए मोक्ष अपनी चेयर से खड़ा हुआ। रुद्राक्षी ने भी मोक्ष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इतनी चिंता करने के लिए धन्यवाद भंडारी जी, पर आपको मेरी नहीं अपनी चिंता करनी चाहिए। एक बार मेरे हाथों में आपके खिलाफ एक सबूत आ जाए, फिर आपको जेल की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम भी रुद्राक्षी शर्मा नहीं। रुद्राक्षी की बात सुनकर मोक्ष ने कुछ भी नहीं कहा, वह बस रुद्राक्षी को देखता रहा। मोक्ष की आंखें बहुत कुछ कह रही थी। वह अपनी आंखों से रुद्राक्षी को घूरता रहा और फिर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया।
मोक्ष के जाने के बाद रुद्राक्षी फिर से अपनी चेयर पर बैठ गई। अक्षय ने रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे यह आदमी सही नहीं लग रहा है रुद्राक्षी, यह बहुत डेंजरस है, ये जितना साफ सुथरा दुनिया को दिखाई देता है उतना है नहीं। अक्षय की बात सुनकर रुद्राक्षी ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अच्छे से पता है अक्षय, पर हम पीछे नहीं हट सकते, मुझे इन सब की लीडर्स तक पहुंचना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अभी तो इसके जैसे बहुत लोग रास्ते में आएंगे। रुद्राक्षी की बात सुनकर अक्षय ने भी आगे कुछ भी नहीं कहा। अक्षय फिर रुद्राक्षी के केबिन से बाहर चला गया। अपनी कार में बैठने के बाद मोक्ष ने किसी को कॉल कर कहा, वह मेरी बात नहीं मान रही, जैसे ही मौका मिले उसे उठा लेना, मैं अभी पार्टी मीटिंग के लिए जा रहा हूं, मुझे वह किसी भी कीमत पर अपने विला में चाहिए, सब कुछ सफाई से करना, एक भी क्लू नहीं छूटना चाहिए। ये कहकर मोक्ष ने कॉल कट कर दिया। मोक्ष की आंखों में हैवानियत थी। मोक्ष ने हंसते हुए खुद से कहा, रुद्राक्षी रुद्राक्षी रुद्राक्षी, जितना खूबसूरत तुम्हारा नाम है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम भी हो, पर शायद आज रात के बाद नहीं रहोगी। यह कहते हुए मोक्ष किसी साइको की तरह लग रहा था। मोक्ष के बहुत से रंग थे जिससे अभी रुद्राक्षी भी अनजान थी। लगभग 15 मिनट बाद ही रुद्राक्षी के ऑफिस के ठीक सामने एक लग्जरियस कार आकर रुकी। उस कार से वीर बड़े ही स्टाइल के साथ बाहर आया। वीर ने रुद्राक्षी के ऑफिस की तरफ देखते हुए कहा, तो यह ऑफिस है मिस शर्मा का। वीर फिर ऑफिस के अंदर चला गया। वीर को देखते ही ऑफिस में काम कर रहे 5 एम्प्लॉइज हैरान रह गए। वीर को हर कोई जानता था, आखिर वीर इतना बड़ा बिजनेसमैन जो था, पर हैरानी की बात यह थी कि आखिर वीर उनके ऑफिस में क्यों आया है। क्या वीर को भी तो रुद्राक्षी के कोई केस करवाना है? सब लोग यही सोच रहे थे। सभी लड़कियां उसे अपनी चमकती हुई आंखों से देखने लगी। आखिर वीर इतना हैंडसम जो था। वीर ने एक मुस्कुराहट उन सभी लड़कियों को पास की, फिर वही साइड में ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पास जाकर उससे फ्लर्ट करते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल, क्या आप मुझे बता सकती हैं रुद्राक्षी शर्मा का ऑफिस कहाँ पर है? वीर को खुद से बात करता देखकर वह रिसेप्शनिस्ट तो अपने होश खो बैठी थी। उसने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था वह वीर रनावत को कभी अपने इतने करीब भी देख पाएगी। उस लड़की को खुद को ऐसे देखा पाकर वीर मुस्कुराने लगा। लड़कियों को खुद पर फिदा होता देखकर वीर को बहुत अच्छा लगता था। वीर ने उस लड़की के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, मिस, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देगी? वीर की चुटकी बजाने से वह लड़की अपने होश में आई। उसने अपने बालों को कान के पीछे कर शर्माते हुए वीर से कहा, यहाँ से लेफ्ट में मैम का ऑफिस है। उस लड़की की बात सुनकर वीर मुस्कुराते हुए फिर वहां से चला गया। चैप्टर 220 आज से हम दोनों दोस्त हैं, भूलना मत हमेशा के लिए। सब लोगों का ध्यान अभी भी जाते हुए वीर की तरफ ही था। सब लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे थे, आखिर वीर यहाँ क्यों आया था? क्योंकि वीर के पास तो इंडिया के टॉप लॉयर्स होने चाहिए, भी एक अच्छी लॉयर थी, पर वीर के स्टैंडर्ड के हिसाब से वह मैच नहीं करती थी। अक्षय जो रिसेप्शन की तरफ ही आ रहा था, उसकी नज़र भी जैसे ही वीर पर पड़ी वह भी हैरान रह गया। अक्षय के दिमाग में बस यही आया कि आज उनके ऑफिस में सुबह से ही इतने बड़े बड़े आदमी क्या कर रहे हैं, और वीर रनावत तो बहुत बड़ा नाम था। मोक्ष जैसे हजारों मिनिस्टर उसके नीचे काम करते थे। ये वीर रनावत यहाँ पर क्या कर रहा है? अक्षय ने खुद से ही कहा, वीर का यहाँ पर आना कोई आम बात नहीं हो सकती, क्योंकि वीर इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि वह इस पूरे ऑफिस को खरीद सकता था, साथ में पूरी लॉ फॉर्म को भी। वीर ने अक्षय की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे सामने केबिन के अंदर चला गया जिस पर एडवोकेट रुद्राक्षी शर्मा लिखा था। वीर बिना नोक किए सीधे केबिन के अंदर चला गया। ऐसे अचानक से केबिन का दरवाजा खुलने पर रुद्राक्षी ने उस तरफ देखा। वीर को देखते ही रुद्राक्षी हैरान रह गई। उसे भी समझ नहीं आया वीर उसके ऑफिस में क्यों आया है। वीर मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी की तरफ आ रहा था। वही रुद्राक्षी ने वीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ? रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने कहा, क्यों, मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? इसे सरप्राइज कहते हैं? रुद्राक्षी ने वीर से पूछा। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं और तुम्हें कदर भी नहीं है। तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूं। मुझसे से मिलने के लिए कितने बड़े बड़े लोग महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि आप यहाँ मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं? रुद्राक्षी ने पूछा। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने कहा, क्या अब एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मिलने के लिए भी नहीं आ सकता? कौन सा दोस्त? रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने नाटक करते हुए कहा, क्या तुम अब मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती? वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी आंखों को गोल गोल घूमते हुए कहा, हम लोग दोस्त कब बने?
कोई बात नहीं, हम लोग अब दोस्त बन जाते हैं, वीर ने मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी से कहा। रुद्राक्षी ने वीर को घूरते हुए कहा, मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए। मेरी दोस्त बनने में प्रॉब्लम है क्या है? मैं हैंडसम हूँ, पॉपुलर हूँ, अमीर हूँ और ऊपर से बहुत केयरिंग भी हूँ, वीर ने कहा। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने हंसते हुए कहा, दोस्ती में पैसा और स्टेटस काम में नहीं आता, फिर जो काम में आता है मैं वो खरीद लूंगा, तुम बस बताओ, वीर ने कहा। रुद्राक्षी का सिर वीर की बातें सुनकर चकरा रहा था। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वीर ने रुद्राक्षी से कहा। रुद्राक्षी ने सोचा अगर वह वीर से दोस्ती नहीं करेगी तो फिर वीर ऐसे ही उसका दिमाग खाता रहेगा, इसलिए रुद्राक्षी ने वीर की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूं, पर सिर्फ एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ कहो, वीर ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा। रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर कहा, हमारी इस दोस्ती का मतलब कहीं से भी यह नहीं होगा कि मैं तुम्हारी और रुद्राक्ष की पर्सनल दुश्मनी में इन्वॉल्व होने लगूं। जहां मैं रहूं तुम रुद्राक्ष से कोई भी लड़ाई नहीं कर सकते हो, तुम दोनों के बीच बिजनेस वर्ल्ड में जो चलता है वह चाहे चलता रहे, पर घर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, लड़ाई में नहीं, तुम्हारा वह हस्बैंड करता है। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी उसे घूरने लगी। ये देखकर वीर ने कहा, ठीक है, मैं रुद्राक्ष से तुम्हारे सामने लड़ाई नहीं करूंगा, इससे ज्यादा तुम मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। वीर की बात सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराने लगी। उसके बाद वीर और रुद्राक्षी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। आज से हम दोनों दोस्त, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्षी ने कुछ भी नहीं कहा, तभी वीर के फोन पर एक कॉल आया। वीर ने देखा तो यह उसके असिस्टेंट का कॉल था। वीर ने कॉल कट कर दिया, पर एक बार फिर से वीर के फोन पर कॉल आया। ये देखकर रुद्राक्षी ने कहा, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात हो, कॉल पिक कर लो। रुद्राक्षी की बात सुनकर वीर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से अपने असिस्टेंट की बात सुनने के बाद वीर ने कॉल कट कर रुद्राक्षी से कहा, मुझे अभी तो जाना होगा, पर मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, तब तक तुम हमारी दोस्ती भूल मत जाना। ये दोस्ती आज या कल नहीं, हमेशा के लिए हुई है। वीर की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर रुद्राक्षी ने अपनी गर्दन गोल गोल हाँ में दिला दी, जिसे देखकर वीर मुस्कुराया और फिर रुद्राक्षी के ऑफिस से बाहर चला गया। वीर के जाने के बाद रुद्राक्षी गहरी सांस ली और अपने चेयर पर बैठते हुए खुद से ही कहा, क्या भगवान ने दुनिया भर के सारे नमूने मेरी ही जिंदगी में भेज दिए हैं? पहले क्या कम थे जो अब एक और आ गया है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।